हेलो हेलो हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार, आपको स्वागत है संकल्प बैच में। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर देखेंगे। यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, बोर्ड एंड नीट दोनों के लिए। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में, मतलब वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, कैसे कोई भी जीन ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बात करें तो यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में वेटेज बता देते हैं। नीट में इससे आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। बात की जाए बोर्ड का, तो बोर्ड में आप मान के चलिए अप्रोक्स 20 नंबर के अगल बगल या 18 नंबर का बोर्ड में आता है, और नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यह चैप्टर समझने वाला ज्यादा है। इस चैप्टर में याद करने वाला कोई चीज है नहीं, थोड़ा मोड़ा है, जो जैसा कि हर एक चैप्टर में रहता है। यह चैप्टर ज्यादातर याद करने वाला ही है। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अच्छा, ये चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले 10th में पढ़ चुके हैं मेंडल के बारे में। तो वही चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब वहां पे थोड़ा सा पढ़े तो यहाँ पे कितना मानी पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की ओर। तो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो रहेगा। फिर हम हिस्ट्री देखेंगे मेंडल साहब के, कहाँ पे थे, क्या करते थे, कहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। अच्छा, वो जो है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम आपको रिकॉल करा देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 11th का टॉपिक लगेगा। 11th में कौन लगेगा आपको? सेल वाला चैप्टर लगेगा और सेल डिवीजन वाला लगेगा। अगर हम एक सेल को देखें तो आप सेल में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होगा, सबसे बाहरी जो लेयर रहेगा सेल मेम्ब्रेन रहेगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्जी बॉडी रहेगा। आशा करते हैं कि ये लोग, ये सब आपको पता होगा पहले से। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनेल्स। एवरी ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से। सभी ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? एक सेल से बना हुआ है। ऑर्गेनिज्म का पहचान ही है, एक बेसिक पहचान ही है कि उसमें वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। किससे बना होगा? सेल से। चलिए, तो अगर हम न्यूक्लियस में देखें जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो उसमें देखेंगे तो क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम को और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो अंत में जो दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं डीएनए। लीस्ट कंडेंस है, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म, ये सबसे कम कंडेंस्ड फॉर्म। देखो, अगर इसको हम मोड़ते जाएं, जैसे मान लो इसको एक धागा, हम अगर धागा को खोलते जाए तो जो अंत में एकदम सिंपल ऐसे खींच दिए तो आपको दिखाई देगा डीएनए। हर धागा को हम एक में बझा दिए तो ऐसे करते हुए आपको अंत में आपको क्रोमोसोम दिखाई देगा। यही क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रोमोसोम कहाँ पे रहता है? सेल में रहता है। तो डीएनए का पहले पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि अभी बताया, एक न्यूक्लियस में रहता है। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इसी के माध्यम से एक जनरेशन टू सेकेंड नेक्स्ट जनरेशन कोई भी क्या इंफॉर्मेशन जाता है, क्या करता है? इन्फॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। और डीएनए के पास है यह क्षमता है कि वो प्रोटीन बनाने के इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास है? डीएनए। जैसे मान लो
कि एक फार्मूला डीएनए, मान लो कि एक फार्मूला सीट है, क्या है, फार्मूला सीट, कोई भी काम करने का एक फार्मूला सीट है। तो डीएनए का काम रहता है प्रोटीन बनवाना, तो प्रोटीन बनाने के लिए फार्मूला किसके पास है, तो डीएनए के पास। किसके पास है, डीएनए के पास। चलिए कैसे बनता है, उसके पास स्पेसिफिक कोड रहता है। तो कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो आपको आगे उपयोग होगा। तो सबसे पहले है जीन। जीन क्या है, तो जीन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटा फॉर्म। जीन के बारे में क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए। सिंपल आप कह सकते हैं कि एक डीएनए का सबसे छोटा रूप, डीएनए का सबसे छोटा रूप को हम क्या बोलेंगे, जीन। सबसे छोटा रूप को क्या बोलेंगे, जीन। और यही जीन को आगे मेंडल साहब कुछ और नाम से बोले थे, जो कि हम पढ़ाएंगे तो आगे पता चलेगा। यही फिजिकल और फंक्शनल यूनिट हेरिडिटी, क्या है, हेरिडिटी का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। चलिए अब हेरिडिटी क्या है, यहाँ पे वर्ड तो है हेरिडिटी, जीन का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट क्या है, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि वैसा जीन जो एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। जैसे समझो कि मान लो कि हमको एक पार्सल, ए स्थान ए है, स्थान बी है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये वन जनरेशन, तो ये है सेकेंड जनरेशन। अब वन जनरेशन टू जब हम सेकेंड जनरेशन कर रहे हैं, और जो जीन को हम भेज रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। उसी को क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी बोलेंगे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनहेरिटेंस, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ए टू बी कर रहे हैं, यानी कि वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन कर रहे हैं, तो जो पैटर्न है भेजने का, जो पैटर्न है, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। द पैटर्न इन विच द जीन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि जब हम कोई जीन को एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन भेजते हैं, जिस पैटर्न के थ्रू भेजते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। उसी को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और जिसको भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। तो क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। आप हेरिडिटी को ही आप कह सकते हैं बेस। इनहेरिटेंस का बेस क्या है, हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का बेस क्या है, हेरिडिटी है। चलिए तो दो चीज आपको समझ में आ गया इस स्लाइड से, दो चीज। जीन क्या है, तो जीन एक सबसे डीएनए का सबसे छोटा रूप है। फिजिकल और फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि हेरिडिटी कहो या जीन कहो, हम जीन ही को ही एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो जो पैटर्न है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। अगला टॉपिक आपका आया जेनेटिक। अगला टॉपिक क्या है, जेनेटिक। तो सबसे पहले जेनेटिक क्या है, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ब्रांच होगा बायोलॉजी का। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस। बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम जीन और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक। उसी को क्या बोलेंगे, जेनेटिक। यानी कि स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको क्या होगा, जेनेटिक। अब है कैरेक्टर, अब है कैरेक्टर और ट्रेट। दो टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर मतलब कह सकते हैं लक्षण। हम किसी व्यक्ति को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तो हम बोल दिए कैरेक्टर, यानी कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। अब अगर स्पेसिफिक बताया कि तुम्हारा ये कैरेक्टर खराब है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रेट। उसको क्या बोलेंगे, ट्रेट। जैसे हम बोले आई का कलर, मेरा आंख का कलर एक कैरेक्टर हुआ, मेरे आंख का कलर क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ। लेकिन अगर बोले कि मेरा आई का कलर मेरा ब्लैक है, ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। तो हेरिडेटेड
फीचर दैट वेरी अमंग द इंडिविजुअल, अलग अलग में क्या होगा, हेरिटेबल फीचर होगा। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक बोल दिया, आई कलर, आई कलर, तो आई कलर क्या हुआ है, आई कलर एक कैरेक्टर हुआ, क्या हुआ, कैरेक्टर। लेकिन अगर हम बोल दें ब्लू आई, तो ब्लू आई क्या हुआ, एक ट्रेट हुआ, ब्लू क्या हुआ, एक ट्रेट। ईच वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। कैरेक्टर में जितने भी वेरिएंट है, जैसे हम आई बोले तो आई का कलर में बहुत सारा कलर होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, रेड होगा, व्हाइट होगा, तो कैरेक्टर में अलग अलग हुआ। तो इंडिविजुअल जो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरेट, उसको क्या बोलेंगे, ट्रेट। और सबको अगर मिला दे तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर, सबको क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए कि स्किन कलर, क्या है, स्किन कलर, तो अगर हम स्किन कलर बोले तो एक क्या हुआ, कैरेक्टर हुआ। लेकिन हम बोले स्किन में कि डार्क, तो क्या हो गया, ट्रेट हो गया, क्योंकि स्किन कलर में बहुत सारा वैरायटी होगा, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई सांवला होगा, तो अलग अलग कलर हुआ। तो अलग अलग अगर कलर हो गया, उसमें से कोई एक कलर बोल दे स्पेसिफिक, तो करेक्ट हो गया। और अगर पूरा कलर को बोले तो वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, वो क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। तो जीन क्या है, बताओ जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी अभी बताया, जीन एक क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दिखाई दे रहा है अच्छा से, हाँ चलिए। तो इससे दो अभी स्लाइड पीछे पड़ा है, दो स्लाइड से आपको दो तीन वर्ड समझ में आ जाना चाहिए। पहला वर्ड है जो इनहेरिटेंस, एक पैटर्न है जिसके थ्रू कोई भी जीन एक जनरेशन टू दूसरा जनरेशन जाता है, जो जाता है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। जीन क्या है, जीन क्या है, जीन डीएनए का एक छोटा सा यूनिट है। उसके बाद हम आए कैरेक्टर और ट्रेट। तो कैरेक्टर बताए कि हम कोई भी एक स्पेसिफिक चीज को बोले, जैसे स्किन में लेके चले तो स्किन एक कैरेक्टर हुआ, और स्किन में अगर हम कलर बता दिए तो एक ट्रेट हुआ। उसके बाद जेनेटिक्स बताया, तो जेनेटिक्स बताया कि स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स, इज कॉल्ड क्या होगा, जेनेटिक्स। उसके बाद हम आते हैं मेंडल साहब, उसके बाद हम आते हैं मेंडल साहब के हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। मेंडल साहब के हिस्ट्री क्या थी, तो देखिए बोर्ड पर, मेंडल साहब के हिस्ट्री देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देखें, तो मेंडल साहब का जन्म हुआ 1822 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, 1822 ईस्वी में। एक पुअर फैमिली में हुआ, उनका फैमिली एक फार्मर थे, इन ऑस्ट्रिया, कहां पे हुआ, ऑस्ट्रिया। और वह चाइल्डहुड यानी कि बच्चे में एक पिताजी यानी कि इनके फैमिली एक फार्मर थे, तो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग ये अपना एक अच्छा से कर लिए। उसके बाद अपने स्कूल में नाम लिखे, एकेडमिक में गए, तो वहां अपना अच्छा परफॉर्म किए। उसके बाद एक चर्च में चले गए, वहीं पे एक्सपेरिमेंट किए। तो इस लाइन से आपको दो वर्ड सीखना है। मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो 1822 में। कहां पे हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। कहां पे हुआ, ऑस्ट्रिया में। मेंडल का जन्म 1822, स्थान कौन सा कंट्री, ऑस्ट्रिया में हुआ। उसके बाद अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट तो है ही थे, तभी तो एक्सपेरिमेंट किए। और फिर वो एक मॉन्क को क्या कर लिए, ज्वाइन कर, मॉन्क को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिया, वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट किया। कुछ और देखते हैं। एट द एज ऑफ 21 ज्वाइन द मोनेस्ट्री और ही गॉट द ग्रेगर। जब मोनेस्ट्री ज्वाइन किए तो इनका नाम पड़ गया ग्रेगर। अब यहीं से अपना क्या किए, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। तो मेंडल के बारे में दो तीन चीज याद रखना। 1822 ईस्वी में जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया देश नामक देश में इनका जन्म हुआ। उनके बाद ये अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया और एक मॉन्क को, मोनेस्ट्री को क्या कर लिए, ज्वाइन के लिए। अच्छा, ये जिस पर एक्सपेरिमेंट किए थे उसको हम बोलते हैं पीपल, उसको क्या बोलते हैं, पीपल। अब इनका योगदान जेनेटिक्स में बहुत था, लेकिन क्या मेंडल से पहले और कोई ऐसा चीज नहीं था
जो एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन जा तो रहा था लेकिन किसी को पता नहीं था, तो पहले पता था, यानी कि प्री मेंडेलियन यानी कि मेंडेलियन से पहले ब्लेंडिंग थ्योरी था। ब्लेंडिंग थ्योरी क्या था? लोग जानते थे कि जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ब्लेंडिंग होता है। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम का मिक्सिंग होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है? मिक्सिंग होता है। तो ड्यूरिंग 1800 में पीपुल वाइडली बिलीव ब्लेंडिंग थ्योरी। 1800 ईस्वी के दौरान लोग विश्वास करते थे कि हाँ, ब्लेंडिंग नाम का कोई चीज है, मतलब क्रोमोसोम आपस में मिलकर कोई एक नया चीज बढ़िया बनाता है। क्योंकि इनका जन्म ही देखो 1822 में हुआ, तो जन्म 1822 में हुआ, मान लो कि 20-30 साल के हुए होंगे तब एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो मान लो कि अगर ये एक्सपेरिमेंट भी मान के चलते हैं कि अगर 45 से चालू करते हैं तो 50 साल पहले आदमी को पता था कि हाँ ब्लेंडिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू पेरेंट वुड ऑलवेज द एवरेज या मिक्स ऑफ द पेरेंट, यानी कि अगर दो पेरेंट भाग लेते हैं एक रिप्रोडक्शन में तो उसमें से दो पेरेंट में से कुछ न कुछ मिक्सिंग होता है। जैसे अपने इन्वायरमेंट में देखें कि माता का कुछ क्रोमोसोम आ रहा है, पिता का कुछ क्रोमोसोम आ रहा है, बच्चा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, थोड़ा सा वेराइटी होता है। तो इतना उस समय लोगों को विश्वास था कि हाँ कुछ न कुछ मिक्सिंग हो रहा है। इसी के आधार पर एक गाय बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं सहवाल गाय। सहवाल गाय ब्लेंडिंग के आधार पर बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर बियरिंग पेरेंट वुड गिव टू पेल वायलेट या पिंक कलर का ऑफ स्प्रिंग देता। पहले भी एग्जाम्पल के लिए ले लें कि अगर वायलेट और व्हाइट फ्लावर को अगर मिक्सिंग कराए यानी कि रिप्रोडक्शन कराए क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू, तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उसका कलर क्या हो सकता है? पिंक हो सकता है या पेल वायलेट हो सकता है, जो कि किसके थ्रू हुआ? ब्लेंडिंग मेथड से। ब्लेंडिंग मेथड के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ? ब्लेंडिंग मेथड के। चलिए, अब उसके बाद हम मेंडल के पढ़ते हैं। इसमें आपको अगर एनसीईआरटी अगर खोल के रखे होंगे तो एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, वहां पे सहवाल नामक गाय के बारे में जिक्र किया गया कि पहले के लोग क्या था कि कॉम्बाइन करके एक नया चीज बनाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि हाँ ब्लेंडिंग होता है। अब हम आते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मेंडल एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मेंडल साहब किस प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किए? मेंडल साहब सबसे पहले पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। पी यानी कि मटर, मटर प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किए और अपना एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पी प्लांट को ही क्यों चुने, क्वेश्चन उठ सकता ना है। ऐसा थोड़ी है कि अपना चर्च में रहे तो वहां देखे कि पी प्लांट है तो स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं है। अगर वो पी प्लांट को चुने तो पी प्लांट में कुछ तो खासियत होता होगा। तो सबसे पहले इसका लाइफ स्पेन कितना होता है? 1 साल का होता है। सीजनल है, 1 साल में होता है फिर खत्म हो जाता है। लेस मेंटेनेंस है, ज्यादा इसमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ना लेबर का जरूरत पड़ेगा, हम खुद से उगा सकते हैं, खुद से हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल प्लांट उगा सकते हैं क्योंकि साइज इसका क्या होता है? स्मॉल होता है, तो एरिया भी कम लेगा। एक छोटे से जगह में हम बहुत सारा पी प्लांट को उगा सकते हैं। दूसरा, वैरायटी ऑफ विजिबल कैरेक्टर था विद द कॉन्ट्रेस्टेंट ट्रेट, यानी कि अलग अलग ट्रेट को हम देख सकते थे। विजिबल जैसे लंबा है तो हाइट देख सकते थे, अगर फ्लावर के कलर में देखना है तो फ्लावर का कलर देख सकते हैं, एक्सियल टर्मिनल देखना हो तो हम सबको देख सकते थे। सेल्फ फर्टिलाइजिंग कर सकते थे, सेल्फ क्रॉस दोनों कर सकते थे। सेल्फ होता तो खुद हो जाता, और हम खुद से करते तो क्रॉस होता। ये सब चीजें थी। तो पहला सीजनल था, कहीं भी उगा सकते थे, आसानी से इसका सीड मिल सकता था। मेंटेन करना बहुत आसान था, इजी था, कोई लेबर की जरूरत नहीं था। कम जगह पर हम ज्यादा चीज उगा सकते थे। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों हम कर सकते थे। ये सभी पी प्लांट का कुछ एडवांटेज था, इसीलिए मेंडल साहब ने पी प्लांट को चूज किया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, अगर हमको मटर देखना है तो देख सकते हैं, कलर देखना है
वायलेट, व्हाइट, टर्मिनल, एक्सियल सब देखना है, सब देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या है, जैसे क्या क्या देख सकते हैं। फ्लावर का हम साइज देख सकते हैं, फ्लावर का कलर, पॉड शेप, लीफ साइज, सीड साइज, स्टेम कलर, लीफ कलर, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, पॉड साइज, सीड कलर, स्टेम लेंथ, पॉड कलर और लीफ पोजीशन, ये सब चीज था जो हम एक पी प्लांट में देख सकते, हम अपनी आंखों से देख सकते थे। अब इन्होंने पी प्लांट में 7 क्या देखा, 7 लक्षण देखा, यानी कि 7 कैरेक्टर देखा। 7 कैरेक्टर क्या क्या? पहला, अच्छा 7 देखा, अगर इंडिविजुअल पूछे कि टोटल हम कितना हुआ, प्योर लाइन टोटल कितना, तो प्योर लाइन टोटल 14। तो सबसे पहले देखे हम पॉड का कलर, पॉड का कलर देखे तो ग्रीन पॉड, येलो पॉड, एक ग्रीन पॉड, एक येलो पॉड। और पॉड में ही देखे तो इन्फ्लेंट था और कॉन्ट्रिक्टेड था, यानी कि कुछ थोड़ा दार टाइप के था। उसी प्रकार सीड में देखे तो येलो सीड, ग्रीन सीड, राउंड सीड, रिंकल सीड था, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर था, व्हाइट फ्लावर और वायलेट फ्लावर, टॉल पी था और शॉर्ट पी, यानी कि लंबा मटर का पौधा और बौना मटर का पौधा। तो टोटल 7 हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हम 7 कैरेक्टर लिए। टोटल क्या लिए? 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर में टोटल प्योर लाइन कितना है? तो 14। जैसे अगर प्योर लाइन ले तो ये इसमें भी एकदम लंबा हुआ, बौना हुआ, वायलेट व्हाइट, तो टोटल 7 कैरेक्टर लिए, कहने का मतलब। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करने पड़ेगा। अब इसमें अगर हम बोले कि डोमिनेंट कौन है, अच्छा डोमिनेंट अगर वर्ड हम बोल रहे हैं, डोमिनेंट मतलब जो एक दूसरे पर भारी पड़े, एक दूसरे पर भारी पड़े, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। जैसे मान लो कि एक कमजोर आदमी एक मजबूत आदमी रख दिए, तो कौन, तुम अपने हिसाब से बताओ कौन एक दूसरे पर डोमिनेट बनेगा? मजबूत आदमी। तो उसी प्रकार अगर डोमिनेंट और रिसेसिव पूछे, तो अगर प्लांट के हाइट में चले तो टॉल होता है डोमिनेंट, डी मतलब डोमिनेंट, शॉर्ट होता है रिसेसिव, आर। उसी प्रकार वायलेट और व्हाइट में वायलेट होता है डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, डोमिनेंट, रिसेसिव, और ये भी हुआ डोमिनेंट और रिसेसिव। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है, प्लांट का कैरेक्टर है, आपको याद करना पड़ेगा। पी प्लांट का टोटल 7 कैरेक्टर है। देखिए यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं कैरेक्टर, टोटल कितना कैरेक्टर लिए? 7। प्लांट का हाइट लिए, फ्लावर का कलर लिए, फ्लावर का पोजीशन लिए, पॉड का कलर लिए, पॉड का शेप लिए, सीड का कलर लिए, सीड का शेप लिए। प्लांट के हाइट में देखे तो टॉल हुआ, शॉर्ट हुआ, ई डोमिनेंट हुआ, ई रिसेसिव हुआ, वायलेट, व्हाइट, एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ग्रीन पॉड, येलो पॉड, इन इन्फ्लेटेड पॉड और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, येलो सीड, ग्रीन सीड एंड राउंड सीड एंड रिंकल सीड। ये 7 आपको कैरेक्टर याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाए थे कि फ्लावर में जनरली क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाए थे, तो हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम अगर एक मेल फ्लावर के देखें तो उसमें एंथर होगा, फिलामेंट होगा, दोनों को मिलाएंगे तो स्टेमन होगा। फीमेल फीमेल में देखें तो स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओव्यूल होगा, ओवरी में ओव्यूल होगा, इन सबको मिला देंगे तो कार्पल होगा। पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। पी फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल है। सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, कहीं पे भी हम उगा सकते हैं, काट के क्रॉस पोलिनेशन कर। चलिए अब मेंडल साहब कैसे आए, कैसे क्रॉस पोलिनेशन कर सकते थे, या कैसे सेल्फ पोलिनेशन कर सकते थे? देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो खुद ब खुद तो सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर क्रॉस पोलिनेशन करना पड़े तो मेल फ्लावर को हटाना पड़ेगा, वहां से मेल फ्लावर को काट को हटा दो, दूसरा मेल फ्लावर
डाल दो तो वही है इसमें, कुछ मदद से हम मेल को हटा देंगे यहाँ से, और उसके बाद दूसरा जगह से यहाँ से लाके इस पर डाल देंगे, जो कि हम पढ़ाए हैं, इसलिए इसमें हम ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। पॉलीथीन से आप रैप कर दे चाहे बैगिंग कर दे। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मेंडल कंसीडर एज ए कैरेक्टर, इसमें से किसको कैरेक्टर के तौर पर फ्लावर का था? टर्मिनल फ्लावर, सीड का शेप था। अब बताओ इसमें से कौन कौन है, तुम देखो इसमें, देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है। फ्लावर का कलर था कि नहीं था? फ्लावर का कलर है, कने फ्लावर का कलर है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा ऐसे। इसका आंसर भी नीचे लिख दिए हैं। थोड़ा स्लो काम करता है, इसके लिए मानते हैं। बोथ ए एंड सी, फ्लावर का कलर सीड से टर्मिनल फ्लावर नहीं। अब आए आपको भाई साहब मेंडल साहब। तो मेंडल साहब के बारे में ये लगभग 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। 1 साल की बात नहीं है, तुमको अगर 1 साल हम पढ़ने के लिए बोल दें तो बढ़िया से नहीं पढ़ पाते। ये 8 साल एक्सपेरिमेंट केवल की, इसीलिए इनको जेनेटिक्स का पिता भी कहा जाता है। तो ये लगभग 8 साल तक क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। लगभग 28,000 प्लांट पे ये क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। अपना जो जहां पे रहते थे चर्च में, वहां पे लगभग 28,000 प्लांट पर क्या किए? एक्सपेरिमेंट किए। डाटा सेट किए, मिनिमम 3 जनरेशन तक जरूर एक्सपेरिमेंट किए। एक डाटा को सेट करने के लिए लगभग 3 जनरेशन तक गए कि हाँ एक सही बता रहा है डाटा कि नहीं बता रहा। तो 3 जनरेशन तक गए हर एक कैरेक्टर में। टोटल 7 कैरेक्टर लिए, हर एक कैरेक्टर में 3 जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किए, और उनमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक लगा के एक जेनेटिक्स का क्या दिए? रूल्स दिए, और अपना काम को पब्लिश किए 1865। कब पब्लिश किया? 1865। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि मेंडल साहब ने अपने काम को कब पब्लिश किया? तो 1865 में। देखो जन्म इनका हुआ था 1822 में, जन्म हुआ 1822 में, तो 65 से तुम घटा दो, 65 में तुम घटाओ, कितना घटाना? 22, 0 40, 40 साल इनका उम्र हुआ। 40 साल में किए, 8 साल क्या किए? एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसमें से घटा दो तो 32 साल। तो मान लो कि ये 30 साल के अप्रोक्स जब इनका उम्र हो गया था, तो ये एक्सपेरिमेंट करना क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। और जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो बताए कि जो भी कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है, यानी कि जो भी एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है, उसको ये नाम फैक्टर का नाम दिया। कंक्लूडेड दैट फैक्टर आर डिस्ट्रिक्ट यूनिट, बताया कि वही एक चीज है जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन जा रहा है, उसको नाम दिए फैक्टर। और उसी को हम अब के जमाना में हम जीन पढ़ते हैं, उसी को अब के जमाना में क्या पढ़ते हैं? जीन। क्या बताया? व्हिच इज पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट किए बाबू 8 साल। 8 साल के हर एक कैरेक्टर में लगभग 3 जनरेशन तक उसको एक्सपेरिमेंट किए। लगभग 2800 प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, मैथमेटिक्स लगाए, स्टैटिक लगाए, और अपना काम को पब्लिश किए 1865। एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातें बताया कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लक्षण जा रहा है और जो लेके जा रहा है, उसको बोले फैक्टर। उसको क्या बोले? फैक्टर। और वही अब हम पढ़ते हैं कि जीन। जीन के जमाने में क्या पढ़ते हैं? जीन। तो चलिए इनका हम काम देखते हैं। क्या देखते हैं? काम देखते हैं। अच्छा, अगर हम पूछे कि इनका काम को, मतलब जब ये प्रकाशित किए 1865 ईस्वी में, तो इनका काम को उतना नाम क्यों नहीं हुआ? मतलब रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया कि हाँ भाई ये इतना अच्छा काम किए? तो 2-3 रीजन था। पहले के जमाने में इतना कम्युनिकेशन नहीं था, न्यूज चैनल्स नहीं थे। बात है 1865। तो 1865 ईस्वी में इतना लोग जानते नहीं थे, न टीवी था, न सोशल मीडिया था, उतना सुविधा नहीं था कि इनको काम को रिकॉग्नाइज किया जा सके। और यह एक बायोलॉजी के बारे में बता रहे थे, लेकिन मैथ लगा रहे थे। अपना एक्सपेरिमेंट दिए, ऐसे प्रकाशित किया, कहे कि लो भाई इसमें मैथ लगाए हैं।
अदर साइंटिस्ट करने का बात का मजाक कर रहा है भाई, बायो पढ़ा रहे हो, कह रहे हो कि इसमें मैथ लगेगा, जो कि एक्चुअली में मैथ लगा। लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि हम बायो को भी मैथ से समझ सकते हैं, तो इसमें भी ये नहीं समझ पाए। और ब्लेंडिंग, और क्या बताया, कंपैरेटिव बिलीव इन ब्लेंडिंग थ्योरी एंड डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रिजल्ट। और एक चीज और बताए कि फैक्टर स्टेबल चीज है। फैक्टर क्या है, स्टेबल चीज है। तो बताया कि फैक्टर भाई स्टेबल चीज है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, वो स्टेबल है, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बात बोले कि जब मेरे माता पिता, जो मेरे पिता से करेक्टर है, फैक्टर है, और जो मेरे माता से फैक्टर है, वो भी मेरे में स्टेबल होना चाहिए। लेकिन कुछ तो डिफरेंस हो जा रहा है, कुछ तो डिफरेंस हो रहा है। तो भाई है तो दिखाओ, तुम फैक्टर दिखाओ। कह रहे हो कि अगर स्टेबल है, फैक्टर तुम्हारा स्टेबल है, तो कहाँ स्टेबल है? हम तो अपने माता पिता से डिफरेंस हो जा रहे हैं। तो यही बातों को नहीं समझा पाए कि भाई तो हम ना समझा पाएंगे, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, लो समझना है तो समझो, ना तो छोड़ो। और वो यूज किए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए किसका यूज किए, मैथमेटिक्स का। उस जमाने के साइंटिस्ट नहीं समझ पाए कि भाई तुम कैसे यूज कर रहे हो। उसके बाद ये था, ही आस्क शो द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। बताया कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है भाई फैक्टर का, लोग विश्वास ही नहीं कर। बताया कि फैक्टर, ये एक और बात बोले थे अभी, बताया फैक्टर क्या है, अस्टेबल है, अस्टेबल है। तो इनका कुछ रोल भी आगे जाके मतलब साबित नहीं हुआ। जैसे डोमिनेंस का बताया कि दो है, उसमें से एक डोमिनेंस होगा और एक रिसेसिव होगा। तो बताया कि दो डोमिनेंस है तो एक रिसेसिव। तो मान लो कि अगर ह्यूमन का हाइट ले लें, एक बौना है, एक लंबा आदमी है, तो अगर कोई धरती पे होगा तो दो एगो आदमी होगा, या तो बौना है होगा या तो लंबा होगा। लेकिन यहाँ पे तो बीच वाला भी आदमी है। तो ये सब भी चीज को देखने को मिला, क्योंकि इनके के नियम को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। लेकिन फिर आए 3 वैज्ञानिक जो इनके काम को समझे और आगे इनको काम को क्या किया, ले गया। तो पहला वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी वेरिस, चार्ल्स कॉरेंस और टेस्मार। क्या थे 3 वैज्ञानिक का नाम याद रखो। पूछेगा कि रिस सप्रेसिंग ऑफ मेंडल वर्क, यानी कि मेंडल के काम को फिर से कौन जागरूक किया, फिर से काम को कौन प्रकाशित किया, कि मेंडल साहब जो कह रहे थे भाई सही था। तो तीनों वैज्ञानिक का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ह्यूगो डी बेरिस, कार्ल्स कोरेंस और टेस्मा। और ये तीनों ने मिलकर रीडिस्कवरी किया, इंडिपेंडेंटली क्या किया, रीडिस्कवरी किया मेंडल के कंसेप्ट। दे अनअवेयर द मेंडल वर्क इनिशियली बट लेटर एक्नॉलेज मेंडल एज ए पायनियर। बताया कि हाँ भाई मेंडल साहब कुछ एक वैज्ञानिक था। मतलब वो समझो कि 1865 ईस्वी में काम को पब्लिश किए, और आदमी पहचाना कब, 35 साल बाद। यानी कि समझो कि 40 साल आगे सोच रखे थे मेंडल साहब, ऐसे नहीं 35 साल पहले बता दिया, आदमी को समझ ही में नहीं आ रहा, जो कि आगे जाके सत्य भी हुआ। तो मेंडल साहब इतना दूरदर्शी थे कि 40 साल पहले बात बता दिए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो फिर ये तीनों महान वैज्ञानिक उनके काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया। इसीलिए मेंडल्स को क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है, मेंडल साहब को कहा जाता है फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि इनका योगदान था, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। चलिए अब इनका हम काम को देखेंगे। अच्छा, अगर हम अभी तक में जितना पढ़ाए, आधा घंटा लगभग पढ़ाए हैं, तो आधा घंटा में हम आपको क्या क्या बताए। देखो, सबसे पहले जीन बताया। तो जीन क्या बताया, कि जीन बताया कि डीएनए का एक टुकड़ा है जो किसी भी काम को क्या करता है, चाहे प्रोटीन को बनवाता है, जो एक कोड के थ्रू बनवाता है। किसके थ्रू बनवाता है, कोड के थ्रू। उसके बाद हम हेरिडिटी बताया। हेरिडिटी क्या बताया, कि यह एक ट्रांसमिशन ऑफ जीन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन।
इनहेरिटेंस क्या बताया कि यह एक पैटर्न है, यह क्या है, पैटर्न। उसके बाद हम जेनेटिक्स क्या बताया कि जेनेटिक्स पहले ब्रांच, बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, जीन एंड इनहेरिटेंस के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कैरेक्टर हम क्या बताया, कैरेक्टर बताया कि हेरिटेबल फीचर है दैट वेरीज एमंग द इंडिविजुअल, अलग अलग के पास अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बताए कि कलर, आंख का कलर लो, आई कलर या स्किन कलर, कुछ भी लो, यह क्या है, यह एक कैरेक्टर। लेकिन हम एक स्पेसिफिक बात कर दें कि एक कलर है, जैसे मान लो कि स्किन में हम बात कर दिए कि फेयर है, फेयर मतलब गोरा, फेयर मतलब क्या होता है, गोरा। अगर हम बोले कि एक गोरा आदमी है तो ये क्या हो जाएगा, टरेट हो जाएगा। टरेट क्या है, ईच वेरिएंट ऑफ टरेट, यानी कि कैरेक्टर के जितने भी वेरिएंट होंगे उसको क्या कहेंगे, टरेट होंगे। उसके बाद हम बताया कि 7 कैरेक्टर लिए अपना मेंडल साहब, हाइट वाला लिए, और फ्लावर का कलर लिए, पोजीशन लिए फ्लावर का, पॉड का यानी कि बीच में जो दाना होता है उनका कलर लिए, बताया कि क्या है, फूला हुआ है कि क्या है। उसके बाद सीड का कलर लिए और सीड राउंड है कि रिंकल। समरी क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैगिंग इमेस्कुलेशन मेथड का उपयोग किए क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए, क्योंकि पी एक क्या था, पी एक बाइसेक्सुअल प्लांट था, तो ज्यादा चांस था कि क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन हो जाए, और वो अपना अनुसार एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे तो क्रॉस पोलिनेशन तो कराना जरूरी। उसके बाद बताया कि पी प्लांट ही क्यों चुने, तो बताया कि पी प्लांट का जो लाइफ होता है 1 साल का होता है, और इसका मेंटेनेंस खर्च बहुत कम है, लेबर की कोई जरूरत नहीं पड़ता, हर एक जगह उगा सकते हैं। बाइसेक्सुअल होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों कर सकते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। इनके जितने भी कैरेक्टर है सब कैरेक्टर को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे इसमें कैरेक्टर बताया तो ये सब तुम कैरेक्टर को आसानी से देख सकते हो। फ्लावर तुम नहीं देख सकते हो, प्लांट नहीं देख सकते हो कि टॉल है कि स्मॉल है, सब चीज देख सकते हो। इसके कैरेक्टर को आसानी से हम क्या कर सकते थे, देख सकते थे। इसीलिए मैं मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इतना चीज अभी हम बताए। वो अपने काम को पब्लिश किया 1865 ईस्वी में, जन्म हुआ 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक देश में। अब हम आते हैं उनके जो क्रॉस किए, तो सबसे पहले किए मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस या टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब हम पढ़ेंगे। रेट के बारे में बताया कि कैरेक्टर के जितने भी वैरायटी है उनकी कैरेक्टर देखो, यहाँ पर भी हम लिख दिए कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर एग्जाम्पल ऑफ कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। लेकिन हम यहाँ पे बताया नहीं कि सीड का कौन सा, तो अगर हम कलर बता दें कि येलो या ग्रीन है, ये क्या है, रेड, ये क्या हो गया, रेड। अगर हम केवल बोले कि कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, ये क्या हुआ, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज क्या है, कैरेक्टर। लेकिन अगर हम बोल दें कि येलो सीड, येलो सीड अगर हम बोले तो दिस इज क्या है, रेड है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक नाम लेके बोल दें, हाँ कि भाई बताओ कि सीड का कौन सा कलर है, येलो कलर, तो क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन हम केवल बोले कि सीड का कलर, यानी कि जो बीज है उसका कलर, तो वो क्या हो गया, एक कैरेक्टर। छोटा छोटा टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। तो पॉड में सबसे पहले है जो 7 कैरेक्टर लिए, तो इन्फ्लेक्शन था, कॉन्ट्रैक्टिव था, ग्रीन था, येलो था, अच्छा सब डोमिनेंस और रिसेसिव आपको याद करना पड़ेगा। पी प्लांट में ले हाइट को ले तो ये लॉन्ग था, ये शॉर्ट था, ये लगभग 6 से 7 फीट था, ये लगभग 1 फीट था। तो 6 से 7 फीट वाले को लंबा बोले और जो छोटा था उसको हम बौना बोले, तो क्या बोले, बौना। अब हम लोग आते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो नाम से देखो, नाम से तुम पकड़ लो, मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब आपको होगा सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल। जब हम सिंगल कैरेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस कराए तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल साहब ने सबसे पहले लिया था। ऐसे हम इनको हटाओ, पहले हम खुद समझा देते हैं।
जैसे देखो टोटल 7 कैरेक्टर था, टोटल 7 कैरेक्टर, तो मेंडल साहब ने फर्स्ट बार लिया हाइट, मान लो कि हाइट लिए, तो लंबा वाले को हम लिखेंगे टी, टी से होता है टॉल, बौना वाले को हम यानी कि स्मॉल जो है उसको हम लिखे छोटा टी से। अब इन दोनों में हम क्रॉस किए, एक ले लो माता और एक ले लो तुम पिता, कोई तो भाई अपोजिट लोग है ना कि सेम में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो अगर हम इससे क्रॉस कराएं तो इसका दो बनेगा कैपिटल टी, इसका बनेगा स्मॉल टी, दोनों क्रॉस कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। फर्स्ट बार क्रॉस कराए यानी कि F1 जनरेशन में देखे, तो F1 जनरेशन में देखे तो सब पौधा क्या हो गया, लंबा, सब पौधा क्या हो गया, लंबा, सब पौधा क्या हो गया, लंबा। अब बताओ कि सब पौधा लंबा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस का रूल लगता है, क्या लगेगा, डोमिनेंस का रूल लगेगा, डोमिनेंस का रूल, यानी कि अगर हम बताया था कि टॉल वाला डोमिनेंस होता है और शॉर्ट वाला क्या होता है, रिसेसिव होता है, क्या होता है, रिसेसिव होता है, टॉल वाला होता है और स्मॉल वाला क्या होगा, रिसेसिव होगा। इन दोनों में क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन में सब आ गया लंबा। तब मेंडल साहब ने सोचा कि भाई हम तो टॉल वाला भी दिए और स्मॉल वाला भी दिए, तो मेरा स्मॉल गया कहाँ पे, एकदम चिंता में चल गया कि पहला जनरेशन तो सब एकदम लंबा आ रहा है भाई, हाइब्रिड आ रहा है, गया क्यों। तो फिर खुद के यानी कि जो सेकंड थर्ड जनरेशन में जो प्राप्त हुआ प्रोजेनी, उसको खुद से क्रॉस कराया, तो यहां से अगर क्रॉस कराएंगे तो टी टी क्रॉस कराए, तो टी स्मॉल टी, यहां से अगर क्रॉस कराते तो यहाँ करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल, यानी कि F2 जनरेशन में क्या आया कि तीन, वो क्या आया, तीन आया टॉल और दो क्या आया, वन क्या आया, स्मॉल। यानी कि अगर यहाँ पे कहें अगर फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप, फिनोटाइप उसको बोलते हैं जो दिखने में लगता है, तो दिखने में लगा तीन गो लंबा दिखने में लगा और ए को क्या दिखने में लगा, बौना, यानी कि ए हो गया आपका लंबा और ये क्या हो गया, बौना, ये क्या हो गया, बौना। अगर जीनोटाइप देखें तो कैपिटल टी क्या गो है, एगो, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या गो है, दो गो, और कैपिटल स्मॉल टी क्या गो है, एगो। जीनोटाइप यानी कि जिसमें जीन मौजूद हो, जीनोटाइप कितना हो गया, 1:2:1 हो गया, समझ में आ गया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम उसको बोलेंगे जिसमें हम केवल एक कैरेक्टर को लेंगे, ओनली वन कैरेक्टर, क्या लेंगे, केवल एक कैरेक्टर लेके आपको क्रॉस कराना है। अब मेंडल साहब क्या लिए, फ्लावर लिए, फ्लावर में क्या लिए, एक येलो पी लिए और एक ग्रीन पी लिए। हम हाइट को लेकर के ये एक्चुअली में इसका कलर लिए, इसमें येलो सीड है और इसमें क्या है, ग्रीन सीड है। अब इन दोनों में अगर क्रॉस कराए तो देखो मेंडल चूज पहले प्योर लाइन लिए, यानी कि येलो लिए तो एकदम कैपिटल वाई लिए, कैपिटल वाई, ग्रीन लिए तो एकदम स्मॉल वाई, एकदम प्योर लाइन लिए, मिक्स वाला लेवल नहीं किया। शुरुआत में जो भी एक्सपेरिमेंट किए सब में प्योर लाइन लिए, जिसको प्योर लाइन बोल सकते हैं, ट्रू ब्रीड आर पेरेंट एंड प्लांट अंडरगो सेल्फ फर्टिलाइजेशन सेवरल जनरेशन सच एट देयर रेस्ट रिमेन्स अनचेंज नोन एज द प्योर लाइन या ट्रू ब्रीड। तो फर्स्ट जनरेशन में जो एक क्रॉस कराया, देखो क्रॉस कराया, ये तो प्रोसेस लिखा हुआ है कि कैसे हुआ, हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखो मेंडल साहब कौन सा कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा, तो लिए येलो और लिए ग्रीन, दो चीज कंफर्म मोनो हाइब्रिड में। येलो को हम लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। शुरुआत में एकदम प्योर लाइन लिए, कोई मिक्स नहीं है भाई, प्योर लाइन है, प्योर लाइन है, इन दोनों में क्रॉस कराए, क्रॉस कराए तो सभी जितने भी प्रोजेनी बने
सब आपको बन गए येलो। सब क्या बने, 4 बनेंगे और सब क्या बने, येलो बने। सब क्या बने, येलो बना। अब येलो बना तो मेंडल साहब सोचे कि मेरा ग्रीन गया कहाँ, क्योंकि हम तो क्रॉस कराए थे ग्रीन के साथ। तो ग्रीन F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया, F1 जनरेशन में नहीं दिखाई। तो F1 जनरेशन के जो भी ऑफस्प्रिंग था उनमें खुद से क्या करा दिया, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन करा दिया तो अगला बार जो आया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें देखा कि आपका ग्रीन आ गया। ग्रीन क्या आ गया, ग्रीन एक आ गया, ग्रीन एक आ गया। और येलो कितना है, येलो 3 है। येलो कितना है, 3, यानी कि 3:1 है। 3:1 आया तो देखने में लगा कि जो 3 था, 3 वो था येलो और 1 क्या था, ग्रीन। अब इन्हीं को क्या बोले, फिनोटाइप रेशियो। देखो येलो एंड ग्रीन पी सीड का रेशियो कितना, 3:1। जीनोटाइप, अच्छा ये जो था ये कौन सा है, दिस इज द फिनोटाइप। ये क्या है, दिस इज द फिनोटाइप। फिनोटाइप F1 जनरेशन में क्या था, F1 जनरेशन रेसिप येलो एंड ग्रीन पी प्लान इन F1 जनरेशन में तो भाई एक ही को है। F2 जनरेशन में अब रेसिप्रोकल टेस्ट क्या है, इट इज द पेयर ऑफ क्रॉस विथ ट्रेड मेल एंड फीमेल पेरेंट आर स्विच। मतलब एक दूसरे में हम अपोजिट कर दें। क्या लिखा हुआ है, इट इज द पेयर ऑफ क्रॉस इन विच ट्रेड मेल एंड फीमेल पेरेंट आर क्या हो जाएगा, स्विच। उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि अदला बदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदला। अब देखो मतलब जेंडर को चेंज कर देना। जैसे मान लो कि अगर हम शुरुआत में अगर हम कहें कि जो येलो था और ग्रीन था, अगर हम पिछला में अगर हम यहाँ पे फीमेल लिए, यहाँ पे फीमेल लिए और इसको हम लिए मेल, इसको क्या लिए, मेल। अब इसी को हम कैपिटल वाई को अब की बार हम ले लेंगे फीमेल। ओके, हम क्या ले लेंगे, फीमेल। और स्मॉल वाई को हम क्या ले लेंगे, मेल ले लेंगे। इसी को क्या कर लेंगे, मतलब जेंडर के अपोजिट कर दिया, सेम टू सेम चीज। तो फर्स्ट जनरेशन में सब चीज क्या आया, सेकंड जनरेशन यानी कि F2 जनरेशन में क्या आया, 3 आया येलो और एक क्या आया था, ग्रीन आया। ठीक है, रेसिप्रोकल में केवल क्या करेंगे, हम जेंडर चेंज कर देंगे। F1 जनरेशन में सब येलो आया और F2 जनरेशन में क्या आया, 3 येलो आया और 1 क्या आ गया, ग्रीन। अब इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो, जैसे देखो इसको तुम येलो है तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई जो भी आया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें क्या है, कैपिटल, इसमें क्या है, कैप, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्मॉल वाई। इसी को हम बोलते हैं 3:1। क्योंकि देखो 3 दिखाई में देने में क्या लग रहा है, येलो, एक क्या दिखाई देने में लग रहा है, ग्रीन। इसमें अगर जीनोटाइप पूछे तो जीनोटाइप 1:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए पेरेंट को स्विच कर देंगे तो आ जाएगा आपका रेसिप्रोकल। अब वैसी सब को अपना क्या किए, सिमिलर, जो एक पे एक्सपेरिमेंट किए वैसी सब कैरेक्टर पे क्या किए, एक्सपेरिमेंट। 6 कैरेक्टर ऑब्जर्व सिमिलर पैटर्न, जो और जो 6 कैरेक्टर बचा जिस पर फिर से एक्सपेरिमेंट किए तो सब में वैसा ही दिखाई, सब में क्या दिखाई दिया, वैसा ही दिखाई दे दिया। यहां से मेंडल साहब एक बात देखे, वो देखे कि ब्लेंड नहीं हो रहा, ब्लेंड नहीं मतलब मिक्स नहीं हो रहा। जैसे मान लो मिक्स कैसे नहीं हो रहा, कि अगर हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस कराए तो जो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, ए था प्योर लंबा, ए था प्योर बौना, प्योर स्मॉल था। अब ये नहीं कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो बीच वाला हाइट है, जैसे मान लो कि लंबा का इतना हाइट है और बौना के इतना हाइट है तो ये मिल के आया तो बीच वाला इतना चल गया। मिक्स नहीं हो, नॉट ब्लेंड इन प्रोजेनी। क्या हो रहा था,
नॉट ब्लेंड इन प्रोजेनी। यहीं से वो थ्योरी एक दिए, अपना एक नियम दिए डोमिनेंस का। देखो क्या बताया मेंडल प्रोपोजिशन, क्या बोले, देयर आर टू ट्रेट फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर का दो क्या है, ट्रेट है। हर एक कैरेक्टर का दो ट्रेट, जैसे एक हम कैरेक्टर ले हाइट के लिए, तो हाइट के लिए दो है, एक टॉल है, एक स्मॉल है। ईच वन ऑफ दिस ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टर। हर एक वो ट्रेट को क्या बोले, फैक्टर। ट्रेट को क्या बोल दिए, फैक्टर। रेट को क्या बोले, फैक्टर। बोले कि यही एक जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन, ईच प्रोजेनी रिसेसिव वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट। बताया कि जो भी हम पेरेंट ले उसमें से हर एक क्या है, रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंस होगा। वन ऑफ दिस ट्रेट डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। अब बताया कि जो पेरेंट ले उस दो ट्रेट है जिसमें से एक डोमिनेंस होगा, एक रिसेसिव होगा। ये मेंडल का कहना, क्या था, मेंडल का कहना। डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट वो है जो ट्रेट प्रेजेंट इन बोथ F1 एंड F2 जनरेशन। डोमिनेंट उसको कहे एंड F2 जनरेशन में प्रेजेंट, ट्रेट दैट डिसअपीयर इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में नहीं दिखाई देगा लेकिन F2 जनरेशन में क्या करेगा, दिखाई देगा। उसको क्या बोले, रिसेसिव। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सबको हम क्या बोल दिए थे, टॉल। सबको क्या बोले थे, टॉल। और यही तो इसमें तो F1 जनरेशन में तो नहीं आया, रिसेसिव आया। हम इसमें से किसी को बोले हैं स्मॉल, नहीं बोले हैं, तो F1 जनरेशन में तो नहीं आया, डिसअपीयर हो गया। लेकिन F2 जनरेशन में तो आ गया, F2 जनरेशन में आ गया। चलिए, यानी कि डोमिनेंट जो F1 है F2 दोनों में रहेगा, और रिसेसिव उसको बोलेंगे जो केवल F2 में आएगा। अब इसी के आधार पर हम बोले कि येलो कलर क्या होगा, डोमिनेंट होगा, और ग्रीन कलर क्या होगा, रिसेसिव। इन केस क्रॉस बिटवीन येलो एंड ग्रीन कलर पी प्लांट, येलो कैन बी कॉल्ड डोमिनेंट एंड प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट रहेगा, F1 एंड F2 दोनों में। ग्रीन रिसेसिव है इसलिए केवल किसमें प्रेजेंट आपको दिखाई देगा, F2 में। एब्सेंट रहेगा F1 जनरेशन में, केवल F2 में। ऐसे ही डोमिनेंट और ट्रेट हर एक कैरेक्टर में, हर एक कैरेक्टर में, जैसे राउंड और रिंकल में था, राउंड डोमिनेंट था, रिंकल रिसेसिव था। कलर अगर ले तो वायलेट डोमिनेंट था और व्हाइट क्या था, रिसेसिव था। इन्फ्लेटेड में क्या था, इन्फ्लेटेड डोमिनेंट था, कॉन्स्ट्रिक्टेड था, रिसेसिव। ग्रीन डोमिनेंट था, येलो क्या था, रिसेसिव। उसी प्रकार सबका एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे देखे कि कौन सा है। इसमें भी देखे एक्सियल डोमिनेंट होगा, टर्मिनल क्या हो जाए, रिसेसिव। टॉल प्लांट डोमिनेंट हो, ड्वार्फ प्लांट क्या हो जाएगा, रिसेसिव ड्वार्फ। अब एक चीज है, चीज क्या है, क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, डोमिनेंट बट रेयर, रिसेसिव बट कॉमन। डोमिनेंट तो मिलेगा लेकिन आपको रेयर चांस है कि आपको डोमिनेंट मिलेगा, रिसेसिव है, कॉमन है। ग्रीन पी एल एल इज रिसेसिव, ग्रीन पी इज रिसेसिव, बट टुडे इन मार्केट वी आर यूजुअली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द पी। हमको येलो सीड अधिकांश दिखाई देने को नहीं मिलेगा, हमेशा जो मटर का दाना रहता है हमेशा लगभग आपको ग्रीन ही दिखाई देगा। दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन कॉमन है कि सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, रिसेसिव मिलेगा। बढ़िया चीज सामान जल्दी नहीं मिलता, डोमिनेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। अपना प्रभाव तो दिखाई दे रहा है लेकिन जल्दी नहीं मिलेगा ये मार्केट में। एंड ग्रीन आर रेदर येलो। अब इसी के आधार पर बताया डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट क्या बताया, डोमिनेंट सिंस रिसेसिव ट्रेट रीअपियर इन F2 जनरेशन, अभी बताया कि जो रिसेसिव रहेगा हमेशा किस में आएगा, F2 जनरेशन में। आ तो रहा है F1 जनरेशन में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई किस में दे रहा है, F2 जनरेशन में। तो मेंडल थ्रू दैट द रिसेसिव ट्रेट मस्ट हैव बीन देयर इन F1 जनरेशन, वेल बट इट इज प्रेजेंस वाज ए मास्क बाय द डोमिनेंट ट्रेट। प्रेजेंट तो है F1 जनरेशन में भी लेकिन ए डोमिनेंट के चलते दिखाई नहीं दे रहा। देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में था,
कैपिटल टी और स्मॉल टी के क्रॉस करा है, कहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, है तो इसमें रिसेसिव, रिसेसिव है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि कैपिटल टी इसको झांक ले रहा है, इसको डोमिनेट कर दे रहा है, बच्चा है तुम नीचे रहो, क्या छोटे बच्ची हो तुम। येलो कलर के लिए कैपिटल वाई लिखे हो, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई लिखे। तो अगर हम इसको मेंडल को अगर क्रॉस कराने के लिए उपयोग किया जाए तो हम जनरली डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। वी हैव कैरेक्टर सर्टेन सिंबल हम लिए, डोमिनेंट के लिए कैपिटल का उपयोग करेंगे और रिसेसिव के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्मॉल लेटर। इन सब बातों को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन जब आपको क्रॉस कराने पड़े तो ये विधि आपको आसानी पड़ेगी। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, एक तो ऐसा है ना, अब दिखाई दे रहा, हाँ। कैपिटल को किस में लिखेंगे? डोमिनेंट को किस में लिखेंगे? कैपिटल में। और रिसेसिव को किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखेंगे। अब आया तुम्हारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। देखो होमोजाइगस यानी कि जो भी उसमें जीन्स रहेंगे या फैक्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेम टाइप के रहेंगे। जैसे अगर हम बोले कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुआ तुम्हारा? दिस इज द होमोजाइगस। क्या हुआ? होमोजाइगस। लेकिन अगर हम कहें कैपिटल टी और स्मॉल टी तो ये क्या हुआ तुम्हारा? हेटेरोजाइगस। ये तुम्हारा क्या होगा? हेटेरोजाइगस। यानी कि इफ बोथ ट्रेट रिसेसिव बाय ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल देन इज होमोजाइगस। यानी कि जो भी ट्रेट है अगर सेम है तो होमोजाइगस, अगर रिसेसिव है डिफरेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। अब एक बात बताया मेंडल्स डोमिनेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिसेसिव को हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। रिसेसिव हमेशा आपको F2 जनरेशन में दिखाई देगा। रिसेसिव के लिए आपको 2 कॉपी बनाना पड़ेगा। देखो, फॉर द रिसेसिव ट्रेट टू बी सीन आई शुड बी प्रेजेंट एज ए 2 कॉपी। 2 कॉपी ऑफ ग्रीन ट्रेट विल गिव द ग्रीन। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है? क्वेश्चन, हेटेरोजाइगस कंडीशन मींस क्या होगा? बोथ ट्रेट आर डिफरेंट, बोथ ट्रेट आर, देखो आइडेंटिकल रहेगा तो होमोजाइगस है। ओनली वन ट्रेट का कोई मतलब है नहीं, नन ऑफ, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब है तुम्हारा अबाउट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का है, इसका मतलब ये होता है कि जो F1 जनरेशन में आया उसको हम रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। जैसे देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराए तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा देंगे रिसेसिव के साथ, तो इसी को बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसको तुम इसके साथ क्रॉस कराओ तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इससे हमको फायदा क्या होगा? टेस्ट क्रॉस क्यों कराए? टेस्ट क्रॉस से हमको पता चलेगा कि जो अभी क्रॉस करा रहे हैं, जैसे इसको हम बोले लंबा, इसको क्या बोले? लंबा, यानी कि टॉल बोले। तो अगर हम टॉल बोले तो टॉल में तो दो हो सकता है, या तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी, या कैपिटल टी और स्मॉल टी। दोनों लंबा ही है, लेकिन हमको पता तो करना चाहिए कि कौन सा लंबा है। तो इसी को हम पता कर लेते हैं, कौन सा लंबा है, इसी को टेस्ट करो। टेस्ट करो, देखो, इट इज द क्रॉस परफॉर्म द डिटरमाइन वेयर द ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि कैपिटल टी होता है, हेटेरोजाइगस रहता तो
कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को हम पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ। किसके साथ कराते हैं? रिसेसिव पेरेंट के साथ। अब मान लो हम कराए इसके साथ, अगर हम यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी रहता, इसके साथ कराते तो सब क्या आ जाता तुम्हारा? सब लंबा आ जाता, तो पता चल जाता कि जो हम है वो क्या प्योर वाला। चलो, तो टेस्ट क्रॉस क्या है? डिटरमाइन द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस क्रॉस बिटवीन द डोमिनेंट बाय क्रॉसिंग विद द रिसेसिव पेरेंट। यानी कि सबसे पहले तो रिसेसिव पेरेंट के साथ कराना है। इससे हमको पता चलता है कि जो भी हम जिसके साथ हम क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस तो कर रहे हैं रिसेसिव के साथ, लेकिन हम जो है, हम कौन सा है? होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? देखो, होमोजाइगस के साथ अगर क्रॉस कराते, जैसे होमोजाइगस येलो बोले, येलो बोले तो क्या हुआ? कैप होमोजाइगस लेना है तो कैपिटल वाई कैपिटल, ये है स्मॉल वाई स्मॉल, सब क्या आ जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैप स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे क्या पता है कि अगर सब येलो आ जाए तो हम जो है क्या है? प्योर लाइन। क्या है? प्योर लाइन। ए फोर्थ जनरेशन सब क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा। तो होमोजाइगस का डोमिनेंट क्या है? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन रहे, हेटेरोजाइगस अगर कंडीशन रहे, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगा तो ये इस ये में क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। क्रॉस कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इससे क्या पता चला कि जो हम है वो क्या है? हेटेरोजाइगस। इससे हम क्या पेरेंट पता कर लिए ना? तो पेरेंट क्या है? हेटेरोजाइगस। पेरेंट क्या है? हेटेरो। अच्छा, इसमें जितना भी आएगा रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। 1:1 क्या है? क्योंकि ए भी दो और ए भी दो, तो काटेंगे तो 1:1। समझ में आ रहा है? चलिए, टेस्ट क्रॉस हो गया। अब आया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस है कि हम अगर कोई भी ऑफस्प्रिंग बना, कोई भी ऑफस्प्रिंग बना, उसको हम क्रॉस करा दे अपन पिछले पेरेंट के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? बैक। तो क्या बोलेंगे? बैक। हाँ, उसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है कि ऑफ स्प्रिंग विद द ईस्ट पेरेंट प्लांट, यानी कि अगर हम पेरेंट प्लांट के साथ एक क्रॉस करा दे तो उसको बैक क्रॉस है। यानी कि टेस्ट क्रॉस इज द टाइप ऑफ बैक क्रॉस। क्योंकि टेस्ट क्रॉस को भी तो करा रहे थे रिसेसिव के साथ, तो वो भी तो एक बैक क्रॉस था। तो क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस क्या? पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे तो टेस्ट क्रॉस क्या था? बिटवीन द टेस्ट क्रॉस टेस्ट प्लांट होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, सही है। यही होगा, डोमिनेंट के साथ कराना ही नहीं, एनी पेरेंट के साथ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए हो जाएगा। समरी, अभी तक में हम जितना पढ़े उसमें आप क्या सीखे? तो क्या सीखे? तो सर सीखे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वन कैरेक्टर लेके हमको क्रॉस कराएंगे तो आपका आएगा मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप 3:1 था, जीनोटाइप 1:2:1। F1 जनरेशन में F2 एंड F1 एंड F2 जनरेशन में डोमिनेंट दोनों दिखाई देगा, रिसेसिव केवल F2 जनरेशन में दिखाई देगा। डोमिनेंट दोनों में दिखाई देगा, F1 में भी दिखाई देगा, F2 में भी दिखाई देगा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बताया। होमोजाइगस बताया कि दोनों ट्रेट सेम होगा, होमो होगा, और दोनों ट्रेट अलग अलग होगा तो हेटेरो होगा। उसके बाद रेसिप्रोकल बताया, भाई जेंडर चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। टेस्ट क्रॉस क्या है? रिसे बैक में जाएंगे और रिसेसिव के साथ करा देंगे। बैक क्रॉस क्या है? पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे। हर एक टेस्ट क्रॉस क्या होगा? बैक क्रॉस। लेकिन हर एक बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें पनेट स्क्वाड देखेंगे, मेंडल साहब कुछ लॉ दिए, और जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कुछ देखेंगे। फिनोटाइप जीनोटाइप इसमें भी पढ़ेंगे। अब देखो अलील, रिकॉल द अलील रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अलील अगर हम पूछे, अलील तुम किसको बोले?
बोलेगा। जैसे अलील देखो, एक हम अगर कैपिटल वाई कलर में लो, येलो कलर का हम वाई बोले और ग्रीन कलर को स्मॉल वाई, इसको बोल सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या है, अलील है। क्या है, अलील। इच डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है टू कॉपी अलील। ये सब चीज हम आपको पहले बताए थे। इतना तक सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बैक क्रॉस बाबू बता दिए, टेस्ट क्रॉस तुमको भी बता दिए थे। अब मेंडल इजप्शन, मेंडल ने पहले क्या माना और अब उस चीज को हम क्या कहते हैं। मेंडल साहब ने पहले उस चीज को क्या कहा और हम उस चीज को अब क्या, वही चीज। जैसे हमको बच्चा में कुछ और नाम था, अब हम मेरा कुछ और नाम हो गया। उसी प्रकार मेंडल साहब पहले पी के कलर को बोलते थे कैरेक्टर, लेकिन अब के जमाना में भी हम उसको भी कैरेक्टर बोलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। पहले वो जिसको ट्रेट बोलते थे हम उसको अलील बोलते, उसको क्या बोलते हैं, अलील। मेंडल साहब बताया कि जो भी एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जा रहा है उसको बोले थे फैक्टर, और उसको अब के जमाना में बोलते हैं उसको जीन, उसको क्या बोलते हैं, जीन। फैक्टर को ये बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन भी क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। काम वही, नाम चेंज। कैरेक्टर को कैरेक्टर ही बोले, लेकिन टरेट टरेट था उसको हम एलिल बोल दिए। फैक्टर मेंडल साहब बोले थे, अब के जमाने में उसको क्या बोल दिए, जीन। अब के जमाने में क्या बोल दिए, जीन। यानी कि मेंडल साहब इस सब टर्म के यूज किए। जैसे 7 कैरेक्टर लिए, अभी भी हम उसको कैरेक्टर ही कहेंगे, लेकिन पहले मेंडल साहब ट्रेट टर्म का यूज करते थे, लेकिन अब हम ट्रेट के जगह पर किसका उपयोग करते हैं, अलील का उपयोग करते हैं। मेंडल साहब फैक्टर टर्म का यूज किए थे, अब के जमाने में हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, जीन का उपयोग। तो वैरायटी ऑफ हाइपोथेसिस एंड टर्म गिव द मेंटल हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक स्टिल होल्ड ट्रू। यानी कि जो मेंडल साहब पहले कह दिए थे 1865 से पहले, अब के जमाना में वही चीज क्या हो गया, सही हो गया। वो जो टरेट कहे तो गलत नहीं था, बस उसका हम नाम बदल दिए, उसको कह दिए अली। जो वो फैक्टर कहते कि फैक्टर के कारण एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में जा रहा है, वही चीज को हम जीन बोल रहे हैं। यानी कि फैक्टर भी वही काम कर रहा था जो जीन काम कर रहा है। समझ में आ गया, काम वही, नाम चेंज। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में हम क्या क्या सीखेंगे, जैसे फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, जो हम चीज देख के बता देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। जो चीज हम देख के बता दें, फिजिकली देख के ऐसे बता दो, उसको बोलेंगे फिनोटाइप। और जो उसके अंदर मौजूद है, यानी कि जो एक्चुअल जेनेटिक मेकअप है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। जैसे देखो इसको, अगर हम फिनोटाइप क्या है कि अगर लंबा है तो तुम कैपिटल टी बोलो, चाहे स्मॉल टी बोलो, दोनों क्या है, टॉल ही है। दोनों क्या है, टॉल है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दे दिया जाए जीनोटाइप, तो यहाँ पे टॉल के लिए दो चीज लिखाएगा, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों का क्या हो गया, इसका जीनोटाइप ए हुआ, इसको जीनोटाइप ए हुआ। एक्चुअली में जो जेनेटिक मेकअप है अंदर जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीनो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील इन वन ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा बाबू। पनेट स्क्वायर, तो पनेट स्क्वायर एक वैज्ञानिक थे, नाम थे। अब वही जो क्रॉस करा रहे हैं उसी को एक स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म दे के कैलकुलेट करने का एक मेथड बताया। मेथड में क्या बताया, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक क्रॉस। यानी कि जो भी हम जेनेटिक क्रॉस करवा रहे हैं, उसमें जो भी जीनोटाइप का रेशियो आएगा, उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर बाबू बोलते हैं। इनका नाम था कर्नडॉल पन्नेट। क्या था, कर्नडॉल पन्नेट था।
चलिए, तो अब इनका भी देख लेते हैं क्या भाई बताए। 1/8 स्क्वायर, फर्स्ट स्टेप कह के बाद तुम एक बॉक्स बनाओ, बक्सा बनाओ, बक्सा बक्सा बनाओ स्क्वायर के फॉर्म में। बक्सा किसके फॉर्म में बनवानी है? स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर के फॉर्म में बना दिए। हर एक अलील का तुमको कॉम्बिनेशन, अलील मतलब अगर हम मेंडल के टर्म ले तो टरेट, क्या करना है? टरेट का तुमको क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन बनाना है। उसके बाद ऊपर गैमेट लिखना है, और यानी कि लंबाई, लेंथ और हाइट दोनों में क्या लिखना है? उसका गैमेट लिखना है। उसके आधार पर क्रॉस करा देना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? बॉक्स ड्रॉ करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है? पॉसिबल मेल एंड फीमेल गैमेट को लिखना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है? ऑल पॉसिबल अलील जो बने कॉम्बिनेशन उसको कर दो। यानी कि इससे यानी कि इसको ऐसे तुम क्रॉस कराते जाओ, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, हो गया। चलिए, मेंडल एक्सपेरिमेंट ऐसे बताए थे, अपना तोड़ के बताए थे। भाई येलो है तो हम कैपिटल वाई कैपिटल है, ग्रीन है तो हम लिखेंगे स्मॉल वाई, मेल फीमेल है, तोड़ दिए, दो गैमेट बना, इसका भी एक बनेगा, ऐसे और ऐसे दोनों क्रॉस किए तो ऐसे बने। अब इसी को हम परनेट स्क्वायर से कर देंगे। परनेट क्या कर देंगे? स्क्वायर से करेंगे। परनेट स्क्वायर में क्या करना है कि जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो है, तो देखो, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या लिए? येलो, ग्रीन, दोनों क्रॉस किए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल। प्योर F1 जनरेशन में क्या था? जीनोटाइप, यानी कि इसका रेशियो 1 आएगा, केवल 1 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं वही F2, अब F1 जनरेशन का क्रॉस करा देंगे। फिनोटाइप F1 100% जनरेशन है जो फिनोटाइप येलो से। अब मेंडल साहब ऐसे किए, अब वही पनेट साहब इसको ऐसे कर देंगे। यानी कि जो F1 जनरेशन में आया तो उसको अब F2 जनरेशन में करना है, इसको इसके साथ करो, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसमें क्या आया? तीन वो क्या आया? येलो आया। तीन को क्या आया? येलो आया। और एक को क्या आया? ग्रीन आया। यही तो मेंडल साहब भी बताया था, एक पन्नेट साहब भी बताया। तो पन्नेट साहब कोई ऐसा महान वैज्ञानिक नहीं थे, बस इसी को स्क्वायर के फॉर्म में बता दिए। इसमें क्या बताया कि जो 25% है, इसमें से देखो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या गो है? चार गो में से एक गो है। स्मॉल वाई क्या गो? एक गो। ये दोनों क्या गो? दो गो। तो ये 50% हिस्सा शेयर किया, 25% शेयर किया, तो ये कितना किया? 25%। यानी कि कैपिटल वाई 25%, कैपिटल वाई 50%, और स्मॉल वाई क्या परसेंट? 25%। ये सब मेंडल से आप बता दिए थे बस। F2 जनरेशन में कहेंगे कि येलो सीड आया 75% और ग्रीन सीड आया 25%। उसी के आधार पर हम फिनोटाइप बता दिए, उसी के आधार पर फिनोटाइप क्या बताया? फिनोटाइप बताया, फिनोटाइप हम आपको बता दिए। फिनोटाइप बताया 3:1। किसका? 3 येलो होगा और वो क्या होगा? ग्रीन होगा। अगर जीनोटाइप पूछे, जीनोटाइप होता है 1:2:1। वन क्या है? कैपिटल वाई, टू क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, थ्री क्या है? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। जीनोटाइप रेशियो देख लो। जीनोटाइप अगर रेशियो देखना है तो चार गो में कैपिटल वाई और कैपिटल वाई क्या गो है? एक गो, तो 1/4। चार गो में कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना था? दो गो, तो 2/4, तो इसको बोलेंगे 1/4। 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये सब मैथमेटिकल चीज है। जीनोटाइप निकालना है तो क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व जितना जीनोटाइप ऑल पॉसिबल, यानी कि टोटल जैसे रेशियो तुम निकालते, प्रायिकता पढ़े, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में था, लगभग 10th एक्सरसाइज लग रहा है कि 10th है, या 10th नहीं है, 15वां चैप्टर या 14वां चैप्टर है लग रहा है, उसमें आपको पढ़ना है।
तो जितना ऑब्जर्व किया टोटल जितना है, उसके बाद जीनोटाइप रेशियो तुम्हारा आ गया 1:2। अब आया तुम्हारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसे तुम लोग के है नहीं, वही एक विधि है, उसके थ्रू हम करेंगे, जो नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे। फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो भी हम क्या बताएं, ऑब्जर्व ऑल द फिनोटाइप, ऑल द पॉसिबल फिनोटाइप, 0:1। ये सब मिला के हम 4-5 बार पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं पॉनेट स्क्वायर फॉर टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पर भी पॉनेट स्क्वायर भाई लगाते हैं। क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं भाई, ऐसा कौन सा ही तुक्का मार दिए हैं? तुक्का का मारे होमोजाइगस में जो करना है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या बताए, टेस्ट क्रॉस में बताया कि दो कंडीशन है। पहले तो टेस्ट क्रॉस में हमको पहले रिसेसिव के साथ कराना है, पता करना है कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, तो तुम एक होमोजाइगस लो, होमोजाइगस ले लो। होमोजाइगस लिए तो कैपिटल वाई लेंगे, और रिसेसिव के साथ तो तुमको कराना है, तो इसमें भी रिसेसिव लेंगे और इसमें भी क्या लेंगे, रिसेसिव। क्रॉस कराएगा तो सब तुम्हारा क्या आ जाएगा, टॉल आ जाएगा, तो इसमें 1 आएगा। इसमें आपके क्या लेना है, आपके हेटेरोजाइगस तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई कराएगा तो ऐसे। इसमें 50% ऑफ स्प्रिंग येलो आया, 50% ऑफ स्प्रिंग क्या आया, ग्रीन आया, जिससे पता चल गया कि मेरा क्या हो गया, हेटेरोजाइगस। पॉनेट स्क्वायर में हुई कि 100% ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस में क्या आएगा, येलो आएगा, यानी कि 100%। अगर 100% आया तो पता चल जाएगा पॉनेट स्क्वायर की मदद से। बैक क्रॉस वही चीज है, बैक क्रॉस में बस काम करना है कि हमको पेरेंट के साथ कराना है। अब मेन तुम्हारा आया, मेंडल साहब ने इतना एक्सपेरिमेंट किया, 8 साल एक्सपेरिमेंट किया, और तो एक्सपेरिमेंट करके कौन सा नियम दिए, एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, ऑब्जर्व कर लिए सब चीज, लेकिन रूल तो देना चाहिए ना, कि ऐसा कौन सा रूल दिए जो हर जगह लागू। तो पहला रूल दिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बताए कि हम जो भी कैरेक्टर ले रहे हैं, तो कैरेक्टर जो ले रहे हैं या ट्रेट ले रहे हैं, जो भी हम कैरेक्टर ले रहे हैं, उस कैरेक्टर में एक डोमिनेंस होगा, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंस होगा, एक रिसेसिव होगा। व्हेन द अलील आर डिफरेंट, अगर एलील डिफरेंट है यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, देन वन डोमिनेंट द अदर, यानी कि उसमें से एक क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। जैसे जब क्रॉस कराए टॉल टॉल के साथ और स्मॉल के साथ, तो जो आया उसमें F1 जनरेशन में सब आया टॉल, तो स्मॉल गया कहां, इन दोनों में से एक क्या हो गया, डोमिनेंट, एक क्या हो गया, डोमिनेंट, और दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव, दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव। डोमिनेंस है कि दो अगर डिफरेंस ले रहे हैं, दो डिफरेंट ट्रेट ले रहे हैं, तो उसमें से एक डोमिनेंट। व्हेन द अलील डिफरेंट या इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, देन वन क्या होगा, डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस या डिफरेंट अगर हम अलील ले रहे हैं, तो उसमें से एक क्या होगा तुम्हारा, डोमिनेंट होगा, अदर रिसेसिव। यही भाई डोमिनेंस का लॉ। जैसे एक्सपेरिमेंट में किए थे, येलो को डोमिनेंट मारे हैं और ग्रीन को क्या कहे, ग्रीन को बोले थे रिसेसिव। अब तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब हम गैमेट बनाएंगे तो गैमेट इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल आएगा मतलब, जैसे देखो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराए, ऐसा नहीं था कि आएगा तो ये दोनों साथ ही आएगा, ये अलग अलग होगा और ऐसे बनाएगा, कैसा बनाएगा, ऐसे। मान लो कि इसको भी हम क्रॉस कराएं, इसको भी हम अलग करेंगे, यही तुम्हारा बाबू क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि जब हम गैमेट बना रहे हैं तो उसमें जो भी ट्रेट है वो क्या होता है, अलग। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, पेयर ऑफ एलील सेग्रीगेट सच एज ईच गैमेट रिसीव ओनली वन एलील, यानी कि जब दो एलील है
तो उसमें से एक अलील अलग हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि साथे आ रहा, अलग एकदम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि जब गैमेट बनाने का समय आया तो गैमेट एक इंडिविजुअल आ जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन का बात करें, मेल एंड फीमेल बताएं कि कैसे डिसाइड होता है, यानी कि लड़का और लड़की कैसे डिसाइड हो रहा है, तो मेल के लिए होता है एक्स वाई और फीमेल के लिए होता है एक्स एक्स। इसमें क्या अलग अलग हो जा रहा है गैमेट, इसमें भी अलग। अगर एक्स एक्स आया लड़की और वाई एक्स आया तो लड़का, इसमें भी तो गैमेट अलग अलग हो रहा है। अगर मान लो कि साथे आता, मान लो कि दोनों साथे आ जाता, तो फिर दोनों साथे आ जाते, काम में गड़बड़ आ जाता, जेनेटिक्स ही माँ बहन एक हो जाता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, नो ब्लेंडिंग, कोई मिक्सिंग नहीं होगा बाबू। मेंडल प्रपोज लॉ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट इज नो ब्लेंडिंग, यानी कि मिक्सिंग नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगा सिन एनी प्रोजेनी। देखो यही बात इनको गलत हो गया, यही बात इनको गलत हो गया। बोल रहे हैं कि मिक्सिंग होबे न करेगा, लेकिन इनसे पहले भी आदमी को पता था कि कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रहा है। क्योंकि अगर मेंडल साहब थोड़ा सा भी अगर सोचते, थोड़ा सा भी, कि अगर हमारे माता पिता से जीन आया है, अगर दोनों में से कोई डोमिनेंट है तो एक न एक तो आता, यानी कि अगर हम पिता से आए तो कोई ना कोई पिता वाला, जैसे मान लो कि अगर पिता का हाइट आया तो एकदम पिता का हाइट का ही सेम उनका हाइट होना चाहिए। मान लो कि अगर सेम होते तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा ह्यूमन में देखा गया कि कोई दो कपल है, उनका जो बच्चा हुआ, ये कोई जरूरी थोड़ी कि एक हाइट पर गया तो एकदम एग्जैक्ट पिता का ही हाइट का समान, थोड़ा सा आगे पीछा भी हो सकता है। कलर भी होगा तो थोड़ा सा आगे पीछे होता, ऐसा देखा गया। स्किन कलर ले चाहे हाइट ले, तो अलग अलग हो सकता है। यही बात इनको आगे जाके गलत साबित होगा। इसमें अब देखो सेग्रीगेशन में क्या बताया कि पेरेंट कंटेन टू एलील बिफोर गैमेट फॉर्मेशन, एलील सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, रिसेसिव ओनली वन और टू अलील। उनमें से हर एक अलील क्या हो जाए, अलग हो जाए। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखो एकदम आसानी से जो भी बताए, अलग हो गए बाबू, अलग हुआ कि ना अलग हुआ, देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ है रे। अच्छा हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कर दिया यार, चार कैसे बना दिया, एक एक बनेगा ना, काटो इसको, ये तो चार को बनाओ चाहे एक को बनाओ, इसमें दो बने। होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर, हेट्रोजाइगस में टू काइंड्स ऑफ गैमेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इन द पेयर ऑफ डिसिमिलर अलील। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार बताओ, अगर पेयर एलील डिफरेंस है तो क्या होगा, वन एलील डोमिनेंट होगा, द अदर both allele तो डोमिनेट नहीं होगा, वन allele मास्क द अदर एंड बोथ एंड्स, दोनों यानी कि ए एंड सी दोनों सही। एक allele दूसरे को मास्क कर देता है, तोप देता है, चाहे एक allele एक दूसरे पे क्या होगा, डोमिनेट होगा, यानी कि आंसर ए एंड सी। जैसा कि देख सकते हैं, यही अब समरी जो पढ़ाए हैं उसका समरी देख लो। समरी क्या है, अभी पढ़े थे कि आधा घंटा हुआ है, तो अभी तक आपका क्लास हो गया 1 घंटा 23 मिनट का। जेनेटिक टर्म अभी तक जो पढ़ा है, देखो अंत में हम सबका समरी लिखे हैं, अंत में हम सबका समरी लिख दिए, तो यहाँ से भी तुम अपना एक कॉपी कलम ले लो, नोट्स बना सकते हो। जीनोटाइप क्या बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ अलील। फिनोटाइप क्या बताया, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, होमोजाइगस दोनों अलील सेम होगा, हेटेरोजाइगस दोनों अलील डिफरेंट होगा, डोमिनेंट एक दूसरे पर, एक आदमी दूसरे को मास्क कर देगा। ड्यूरिंग द हेटेरोजाइगस कंडीशन रिसेसिव क्या होगा, कि नॉट एक्सप्रेस एज ए फिनोटाइप ड्यूरिंग द हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन रहेगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा, तो इसमें रिसेसिव तुम्हारा नहीं दिखेगा, तो दिखेगा कब, यानी कि दोनों जुड़वा आना चाहिए, यानी कि साथ में आएगा तब, अकेले रहेगा तो इसे कुछ नहीं उखड़ पाएगा। अब हम लोग आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, अब क्या आते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस।
तो डाई हाइब्रिड क्रॉस देखो, मोनो हाइब्रिड में देखो, मोनो हाइब्रिड पढ़ा है, मोनो हाइब्रिड में क्या बताया कि बाबू सिंगल कैरेक्टर लेना है, सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस करवाना है। वैसे ही मेंडल साहब ने एक कैरेक्टर लिया, सब पारापारी सब एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से उनका निष्कर्ष निकला कि अगर दो हम डिफरेंट ले रहे हैं, यानी कि दो डिफरेंट कैरेक्टर एक ले रहे हैं, उसमें दो है अलग अलग ट्रेट, उसमें से एक ट्रेट डोमिनेंट होगा, एक ट्रेट क्या होगा, डोमिनेंट। रिसेसिव, अब डोमिनेंट के बारे में बताया कि डोमिनेंट जुड़वा रहे चाहे सिंगल है, वो डोमिनेंट ही होगा। रिसेसिव बताया कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो बाबू क्या होगा, अपना शो नहीं कर पाएगा, अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया कि दोनों में से एक डोमिनेंस, और सेग्रीगेशन बताया कि अगर गैमेट बन रहा है तो गैमेट बनते समय अपना गैमेट स्वतंत्र रूप से अलग हो सकता है, स्वतंत्र रूप से अलग हो सकता है। अब देखो, मोनोहाइब्रिड को हम लोग देख लिए हैं, टेस्ट क्रॉस बताए थे, बैक क्रॉस बताए थे। अब हम लोग देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक कैरेक्टर लेके क्रॉस किए, अब की दो कैरेक्टर लेके क्रॉस, गर्दा उड़ा देंगे। पन्नेट स्क्वायर बताया बाबू, ऐसा है पन्नेट स्क्वायर। अब बाबू है डाई हाइब्रिड क्रॉस, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम चिपका दो मोनो हाइब्रिड, कुछ करना ही नहीं है। वन कैरेक्टर जैसे लिया, इसमें दो कैरेक्टर लो, क्रॉस बिटवीन द टू इंडिविजुअल विद द टू डिफरेंट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कि दो को कैरेक्टर लेके हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो डाई हाइब्रिड नाम नहीं है डाई, नाम में है डाई, मोनो रहता तो एक लेते, डाई है तो दो लेंगे, डाई हाइब्रिड करो तो दो कैरेक्टर लेंगे। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस प्लांट ऑब्जर्व वन कैरेक्टर, इसमें क्या करेंगे, दो करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दो कैरेक्टर लेंगे। तो जैसे सेम टू सेम किए मोनो हाइब्रिड में, उसमें इसमें भी क्या कर देंगे, सेम टू सेम कर। अब देखो मेंडल साहब क्या लिए, तो दो चीज लिए, येलो लिए और राउंड लिए, येलो सीट एंड राउंड, यानी कि पॉड का कलर लिए और पॉड का शेप लिए, पॉड का कलर और पॉड का शेप, दो चीज बाबू लेके एक्सपेरिमेंट किए। अब तुम खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, न तो हम तो आगे कर वही करेंगे, देखो यहीं पे कर देते हैं, देखा जाए बाबू। तो कैसे देखना है, आंख खोल के देखना है। देखो हमको ही ना दिखाई दे रहा है, देखिए राउंड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड, राउंड के लिए हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर, येलो के लिए लिखेंगे कैपिटल वाई, रिंकल, और ग्रीन के लिए लिखेंगे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हो गया, लो राउंड और येलो लो, तो राउंड एंड येलो, प्योर लाइन, पहले एकदम प्योर लाइन लेनी है, उसके बाद रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन, ये क्या हुआ, राउंड एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन। हम इन दोनों में अगर हम क्रॉस कराएं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार राउंड में ए हो जाएगा, और इसमें भी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार ई बबुआ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो बढ़िया से लिख देते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कैपिटल वाई स्मॉल, इतना हुआ तुम्हारा F1 जनरेशन। क्या आया, F1 जनरेशन। अब बताया कि कै को बनेगा, तो चार को बनेगा, चार को बनेगा कि ना बनेगा, देखो कैसे चार को बनेगा, इसके साथ एगो, इसके साथ एगो, फिर इसके साथ दो गो एकरा साथ है, दो गो एकरा साथ है, तो टोटल चार को बनेगा, टोटल क्या को बनेगा, चार। अभी तो F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या आया, राउंड एंड येलो आया, राउंड एंड येलो, इसमें से तुम्हारा दो टरेट गायब हो गया, एक तो तुम्हारा रिंकल गैप हो गया और एक तुम्हारा ग्रीन गैप हो गया, है तो जीनोटाइप में तो है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम F2 जनरेशन करेंगे। F2 जनरेशन कैसे करना है, बस इसी को खुद से करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन, आर वाई कैपिटल वाई क्रॉस बिटवीन
आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। तोड़ो पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये ले भैया, ये लो भैया, हो गया अलग अलग। अब एकदम सिंपल सिंपल मिलाओ, कितना होगा, आर आर हो गया, एगो हो गया। अब इसी को तो तुम इसके साथ कराए, तुम y को, अच्छा अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल करोगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती, दिक्कत कैसे हो सकता है कि तुम फिर इसको भी कराओ, क्या हो जाएगा, y y होगा। फिर तुम इससे इसको कराएगा, इसको इससे कराएगा, तो आर आर, फिर इसको तुम इससे कराओ, y हो गया, ये खत्म। इससे तुम इसको कराओगे, आर आर, और इसको इससे कराओगे, आर वाई, फिर इससे इसे कराएगा, हाँ हाँ, फिर इसको, फिर इसको तुम किससे कराओ, ये वाला हो गया ना रे, इससे तुम इसको कराओ, नहीं नहीं रुको रुको रुको, इससे हम कराए इससे, तो कैपिटल आ रहा है। और फिर एक ग्रीन वाला लिए, अच्छा इसको तुम ऐसे करो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल करो, ऐसे फंस जाएगा तुम्हें। फंस कैसे जाएगा, या तो तुम इसको डायरेक्ट कॉर्नर स्क्वायर से बनाओगे तो आसानी होगा, और अगर ऐसे करा रहे हो तो पहले तुम ऐसे करा दो इसको, कैपिटल आर और कैपिटल आर से क्रॉस करा दो, तो जो आएगा उसको पहले मर्ज कर दो, दोनों से क्रॉस कराएगा तो कैपिटल आर और वाई वाई, भले क्या आएगा, क्रॉस कराएगा तो कैपिटल आर और ए आएगा तुम्हारा एक टू जनरेशन। अगर यही हम एथी में करवाते वाई वाई में, तो क्या आता है, कैपिटल वाई, ये भाई तुम्हारा, अब इसके साथ मिक्सिंग कर दो, कैपिटल आर वाई वाई, फिर इसके साथ इसको करो, कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर वाई वाई, कैपिटल आर वाई वाई, फिर उसके साथ तो इसको चार को करो, फिर उसके साथ इसको चार, तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 आएंगे। टोटल क्या आएंगे, 16। अब इसी को हम पन्नेट स्क्वायर से देखेंगे, इसी को हम क्या देखेंगे, पन्नेट स्क्वायर से। पन्नेट स्क्वायर से देखने से फायदा है कि आसानी से हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म में क्या आएगा, स्क्वायर। देखो ए तो तुमको अभी पता था, अच्छा ए वाला कैसे आएगा, ये तुमको कैसे आएगा, तो सर ये ना समझ में आया, ये कैसे आएगा, ना समझ में आया बाबू, ये कैसे है, देखो हर जनरेशन में आर आर, और तुम आर स्मॉल आर आर लेके तुम कॉम्बिनेशन कराया, कॉम्बिनेशन कराया, क्या करा कॉम्बिनेशन, तो तुम्हारा आर और आर आर, ये आ गया, आया था कि ना आया था। अब इसमें कराया था वाई वाई, और स्मॉल वाई में कराया था तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल करा दो, इसके साथ इसको कराओ, तो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, फिर इसको इसके साथ करा दो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये तुम्हारा आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, दिस आ गया। फिर अब इसके साथ कराओ तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, भले कैपिटल वाई, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कहाँ पे, ये है, फिर आ जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये आ गया, और सेम टू सेम ऊपर तो लिखे,
नीचे भी चेप देना है। और जब ये तुम कर दिया फिर करा दो, क्रॉस करा दो। करना क्या है, इसके साथ तुम इसको कराओ तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, वैसे करते जाएंगे इसमें। अब इसमें तुमको अच्छा ये जो भी आया F2 जनरेशन का, जो भी आया किसका है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में देखो, खुद तुम देखो क्या देखना है, पहले तुम राउंड देखो, राउंड तुम देखो एगो दूगो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12, 12 को राउंड है तुम, 12 को क्या है राउंड। येलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को तुम्हारा येलो हो गया, 12 को तुम्हारा क्या हो गया येलो। अब तुम देख लो रिंकल, यानी कि स्मॉल आर क्या गो ना है इसमें, एगो दूगो तीन गो चार गो, 4 गो हो गया तो 4 गो स्मॉल वाई स्मॉल, 4 गो समझ में आया। चलिए अब इसमें से अगर हम क्वेश्चन पूछ दें, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि तुम बताओ, इसमें से तुम बताओ, क्वेश्चन इसमें से अगर बैठे ना, अगर हम इसमें से क्वेश्चन पूछे कि राउंड एंड येलो कितने हैं, राउंड एंड येलो कितने हैं, तो देखो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो 4 5 6 7 8 8 8 9, 9 गो कितना हुआ 9। उसके बाद अगर हम पूछ दें राउंड ग्रीन क्या गो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, तो पहले राउंड देखो, ये सब तो हो गया राउंड, राउंड ये राउंड एंड ग्रीन एगो, राउंड एंड ग्रीन दूगो, राउंड एंड ग्रीन तीन गो, कितना हो गया 3 गो हो गया। अब हम देखते हैं येलो, येलो एंड रिंकल्ड, येलो एंड रिंकल्ड, तो रिंकल्ड के लिए तुमको स्मॉल चाहिए और येलो के लिए तुमको कैपिटल या स्मॉल चाहिए। एगो रिंकल्ड दूगो तीन गो, कितना हो गया तुमको 3 गो। अब तुम देखो ग्रीन एंड रिंकल, तो ग्रीन एंड रिंकल एगो एक, तो इसका फिनोटाइप रेशियो कर सकते हैं 3 रेशियो। अब इसको हम कहें तो सर मोनोहाइब्रिड से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड का तुम देखो 3:1 आया था और 3:1 है, स्क्वायर कर दो गुना कर, 3 3 आए 9, 3 3 1 आ गया, एकदम इजी ललीपॉप। ये क्या हो गया तुम्हारा फिनोटाइप हो गया। क्या करना है देखो फिर से देखो, एक बार ना समझ में 50 बार समझा देंगे। देखो मोनोहाइब्रिड से कैसे निकालेंगे, मोनोहाइब्रिड तो पढ़ा था, तो मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइप तुम्हारा आया था 3:1, अब डाई हाइब्रिड दोनों स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो मतलब ऐसे ना कर देना कि 3:1 है तो क्या बायो वाले हो कर सकते हो 9:1, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है 3 3 आई 9, 3 से 3, 1 से 3, 1 से 1, ये तुम्हारा क्या आ गया फिनोटाइप। अब जीनोटाइप निकालना है तो फर्स्ट वाले का तो जीनोटाइप तुमको याद होगा, इसमें भी कर दो वैसे ही।
करो। एक से एक, एक, एक से दो, दो, एक से एक हो गया। दो से दो, दो से दो, चार, दो से एक, दो, एक से एक, दो, एक। दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप। समझ में आया? ये क्या हुआ तुम्हारा? जीनोटाइप हो गया। चलिए, फिनोटाइप रेशियो 9 इंटू 3 3 इंटू 1। जीनोटाइप पूछ देगा बाबू 1 2 4 2 1 2 1। अब इसका एथी देख लेना, रेशियो क्या लिया गया है। यहाँ पे हम जब 9 लिखे हैं तो राउंड येलो लिए हैं, रिंकल येलो लिखे हैं तो 3 है, राउंड ग्रीन है तो 3 है, रिंकल ग्रीन रहेगा तो 1। मान लो कि अगर हम यहाँ से शुरुआत में पूछ दे कि राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन तो शुरुआत में 3 हो जाएगा। फिर पूछ दिए कि राउंड एंड येलो पूछ देंगे तो 3 इंटू 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद रिंकल ग्रीन पूछ दें तो 1 हो जाएगा। उसके बाद रिंकल येलो पूछ दे तो 3 हो जाएगा। हम किसको पूछ रहे हैं, किस रिस्पेक्ट में हम फिनोटाइप निकाल रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हर एक चीज में डोमिनेंस वाला लॉ तो लगबे करेगा, रिसेसिव है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब क्या? देखो इसमें हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं। कैरेक्टर कितना ले रहे हैं? दो। तू जब पानी पी लेने तो देखिए, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या कर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हुआ डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम कितना कैरेक्टर ले रहे हैं? दो कैरेक्टर ले रहे हैं। जब हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं तो दो कैरेक्टर में जैसे मान लो कि हम लिए राउंड और रिंकल्ड लिए, दो लिए, और हम कलर में ले तो कलर में हम येलो लिए एंड ग्रीन लिए, दो लिए। जब हम इसका क्रॉस कराए, इसका क्रॉस कराए साइज वाला, शेप वाला, तो ऐसे आया, कैपिटल आर और स्मॉल आ रहा है। और हम कलर में लिए तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो जब हम इन दोनों को साथ में लिए, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर इन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जब हम यहाँ पे सेग्रीगेशन कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि अगर हम आर को अलग कर रहे हैं, यानी कि शेप को अलग कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ वाई भी आएगा, इसके साथ साथ कलर भी आएगा। यानी कि इस नियम का कहने का मतलब था कि अगर हम एक कैरेक्टर को अलग कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली अलग हो जाएगा, यानी कि इसमें किसी दूसरे का सहयोग नहीं है। ये नहीं कि तुम भी आओगे तब हम आएंगे, ऐसा नहीं। अगर साइज है तो साइज अपना अलग डोमिनेंस दिखाएगा, और कलर है तो एक अपना डोमिनेंस दिखाएगा। इसी के आधार पर जब हम पनेट स्क्वायर बनाए, इसमें देखो, इसके आधार पर जो हम पनेट स्क्वायर ये बनाए थे, यहाँ पे ये वाला देखो, इसमें जो हम पनेट स्क्वायर बनाए, तो पनेट स्क्वायर में जो भी हम बनाए तो येलो और जो राउंड है इंडिपेंडेंटली आया था, यानी कि अपना अलग अलग आ गया। यानी कि दो कैरेक्टर ले या तीन कैरेक्टर ले या चार कैरेक्टर ले, वो अपना अलग अलग कैरेक्टर क्या करेगा? शो करेगा, अलग अलग कैरेक्टर शो करेगा। टोटल 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर भी अगर हम साथ में लेकर करें तो अपना अलग अलग क्या करेगा? कैरेक्टर शो करेगा। वेन टू पेयर ऑफ टरेट, टू या मोर भी कह सकते हो, टू एंड मोर trait are combined in hybrid, the segregate of one pair of character is independent of other pair of character। यानी कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर अपना अदर शो कर सकता है दूसरे कैरेक्टर से, यानी कि आसानी से अलग हो सकता है। जैसे इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे देखो कैसे समझ, जैसे मान लो कि ये रिमोट है, ये क्या है? रिमोट है। ये तुम मानो कि ये राउंड वाला है और ए है येलो वाला। अगर हम इसको ऐसे अलग कर रहे हैं तो ये है इंडिपेंडेंट अलग ऐसे हो सकता है, ये नहीं कि ऐसे दोनों साथ जाएगा। इसका काम है लिखने का तो ये लिखने को बताएगा, इसका काम है कैमरा को कंट्रोल करने के तो ये अपना अलग कंट्रोल करेगा।
ये नहीं कि अगर हमको कैमरा को कंट्रोल करना है तो हम दोनों साथ लेके जाएंगे, चाहे हमको बोर्ड पर लिखना है तो हम दोनों साथ लेके जाएंगे। बोर्ड पर लिखना है तो हम स्पेशल ऐसे पेन को लेके जा सकते हैं, कैमरा को कंट्रोल करना है तो हम ऐसे लेके जा सकते हैं। उसी प्रकार जो 7 कैरेक्टर है, तो 7 कैरेक्टर में जितना भी अलग अलग कैरेक्टर है वह एक सिंगल कैरेक्टर अपना अलग हो जाएगा और अपना क्या करेगा, जो भी प्रॉपर्टी है अपना शो करेगा, जो भी प्रॉपर्टी है अपना शो करेगा। देखो जैसे इसमें क्या है कि अगर हमको ए पेरेंट है, पेरेंट कैपिटल वाई और कैपिटल आर आर है, तो हमको जो गैमेट बनाना है एक अपना अलग आसानी से हो सकता है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ये नहीं कहेगा कि भाई आर हमको जाना है तो तुम साथे आओ, हम कैपिटल आर एक साथे आएंगे, ऐसे ना है, इसमें से अलग हो सकता है। इसमें भी देखो, अगर मान लो कि हम y को निकाल रहे हैं और r को निकाल रहे हैं, तो ये y नहीं कहेगा कि हम दोनों साथे चलेंगे, तुम एक अलग आओ, तुम भी अपना एक अलग आओ, एक स्वतंत्र रूप से आओ। इसमें भी देखो, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें भी अगर अलग होगा तो तोड़ो, तुम सिंपल तोड़ो, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का तोड़ेंगे तो ऐसे टूटेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई तोड़ेगा तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई होगा, और तुम कैपिटल आर स्मॉल वाई को तोड़ोगे तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। अब तुम कॉम्बिनेशन बनाओ, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर हो गया अलग, स्मॉल वाई स्मॉल आर अलग हो गया, स्मॉल वाई कैपिटल आर अलग हो गया, स्मॉल वाई एवं स्मॉल आर अलग हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट अलग हो रहा है, दूसरा पर डिपेंड नहीं है, दूसरा पर डिपेंड नहीं है, यानी कि एक कैरेक्टर अपना अलग काम करेगा और दूसरा कैरेक्टर अपना अलग काम करेगा। समझ में आ गया? ये नहीं कि दो कैरेक्टर ले लिए तो दोनों एक साथ करेगा, या तो ऐसा नहीं कि एक करेगा तो दूसरा करवे ना करेगा, ऐसा नहीं है। यही तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में वही बताया कि फर्स्ट जनरेशन में जो आएगा सब सेम होगा, क्योंकि डोमिनेंस लॉ के अनुसार पूरा सेम आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ए क्रॉस परफॉर्म बिटवीन टॉल प्लांट एंड हेटेरोजाइगस ट्रे। टॉल है लेकिन हेटेरोजाइगस है तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। विथ ग्रीन सीड एंड ड्वार्फ प्लांट विथ येलो सीड। देखो विथ ग्रीन सीड, तो ग्रीन है तो बाबू स्मॉल वाई लेना ही पड़ेगा, इसमें है ये नहीं कि हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लेंगे। एंड ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ तो तुमको दोनों स्मॉल टी लेना पड़ेगा। विथ येलो सीड, डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट है और हेटेरोजाइगस है सीड में। अच्छा इसका क्या, प्लांट विथ येलो सीड, अच्छा येलो सीड तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही है। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ स्प्रिंग आर ड्वार्फ एंड येलो, तो क्रॉस कराओ। पनेट स्क्वायर से। अब इंपॉर्टेंट फार्मूला, इतना चीज पढ़ने के बाद, इतना चीज पढ़ने के बाद अब हमको गैमेट्स का नंबर निकालना हो, गैमेट्स का नंबर निकालना हो। अगर हेटेरोजाइगस हो तो डायरेक्ट स्क्वायर जगह, डायरेक्ट स्क्वायर जगह। देखो टाइप्स ऑफ, अगर गैमेट निकालना है कि कितना टाइप्स का होगा तो 2 के पावर n। अगर टाइप्स ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो 2 के पावर n। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालना है तो 3 के पावर n। ओनली इन द केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक ऑल गैमेट के लिए लगे। अच्छा n यहाँ पे क्या है, n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन पेयर। जैसे मान लो कि n जब भी लेना है हेटेरोजाइगस लेना है, जैसे मान लो कि तुम ऐसे कर दोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस करा रहे हैं और तुम ऐसे डायरेक्ट 2 के पावर n कर दोगे तो इसमें तो हेटेरोजाइगस है ही नहीं, यानी कि दोनों सेम है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस तो 2 के पावर 0 करो फिर 1 आ जाएगा, 2 के पावर 0 कर दो 1 आएगा। इसमें जो भी करते हैं तो क्या आ जाएगा,
कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा। अब मान लो कि तुम ऐसे करोगे, कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के क्रॉस करोगे तो हेटेरोजाइगस है, तो 2 के पावर 2 जितना भी बनेगा 4 बनेगा। 4 कौन कौन बोलता है? कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, टोटल 4 बनता है। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रखने से अच्छा बेसिक फंडामेंटल चीज यूज करो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताए थे। अच्छा, अभी जो हम बताए थे कि डाईहाइब्रिड करना कुछ नहीं, बस मोनोहाइब्रिड को क्रॉस करना, जैसे 3:1 को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। डाईहाइब्रिड क्रॉस खत्म हो गया। क्या करा? यूज द प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैमेट ऑफ जीनोटाइप रिस्पेक्टिवली इन सेल्फ क्रॉस ए बी सी सी। लो, ए बी सी सी करना है तो क्रॉस करना है तो बाबू क्रॉस करा दो। अच्छा, किसका किसका करना है? एक तुमको करना है जीनोटाइप और नंबर ऑफ गैमेट, तो नंबर ऑफ गैमेट करना है तो बस हेटेरोजाइगस करना है। 2 के पावर 3 के 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। और गैमेट करना है तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 नहीं, 3 के पावर 3 होगा, क्योंकि फॉर्मूला था 3 के पावर n, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3 हो जाएगा, आंसर सी हो गया। समरी डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या बताया? 2 कैरेक्टर लेके अगर करके तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हुआ। डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक मेंडल साहब रूल दिए। रूल क्या दिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि 2 कैरेक्टर ले या 3 कैरेक्टर ले, कितना भी कैरेक्टर ले वो अपना अलग से अपना कैरेक्टर यानी कि अपना प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। देखो, इन द स्टेट ड्यूरिंग डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस ऑफ द 2 पेयर ऑफ trait and the assortment of each pair of trait is independent of the other. In the other word, during the gamete formation, one pair of traits segregate from the another pair of trait independently. यानी कि 2 लो या 3 लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम डाईहाइब्रिड पढ़ा रहे हैं तो 2 ही होना चाहिए। 2 लो या 2 से ज्यादा लो, जितने भी तुम कैरेक्टर ले रहे हो वो अपना अलग से प्रॉपर्टी शो कर सकता है, बिना दूसरे पर डिपेंड हुए, बिना दूसरे पर डिपेंड हुए। उसके बाद हम फॉर्मूला बताया कि अगर गैमेट निकालना है तो 2 के पावर n करो, फिनोटाइप निकालना है तो 2 के पावर n करो, जीनोटाइप निकालना है तो 3 के पावर n करो। आज के लिए अच्छा, नंबर ऑफ n क्या है? हेटेरोजाइगस होना चाहिए। होमोजाइगस के कंडीशन में ये फॉर्मूला नहीं लगे। नॉट फॉर होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन के लिए ये नहीं है, हमेशा लगेगा तो हेटेरोजाइगस कंडीशन पर लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है। हम मेंडल साहब ने जितने भी रूल्स दिए वो सब बता दिए, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया, उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस बताया। मोनोहाइब्रिड में 2 रूल्स दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए और एक सेग्रीगेशन का लॉ दिए। उसके बाद डाईहाइब्रिड क्रॉस बताया, डाईहाइब्रिड क्रॉस में बताया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हम आपको फिनोटाइप बताया, जीनोटाइप बताया, डोमिनेंस बताया, रिसेसिव बताया, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। 7 कैरेक्टर लिया गया मटर में, उनका जो पब्लिश हुआ था काम 1865 में पब्लिश हुआ था, जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया नामक देश में। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर थे उसमें डोमिनेंस और रिसेसिव बताए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ये चैप्टर हम आपको 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। लेक्चर 3, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3। लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर 1 आपका कंप्लीट हो गया। लेक्चर 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा, शायद आज ही अगर हो सके टाइम तो हम शाम को डाल देंगे, और लेक्चर 3 हम आपको नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे, यानी कि नेक्स्ट डे में।
और एक बात बताना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर छूटा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, हम करा देंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। तो पढ़ते रहिए मन लगा के, और जो भी अगर इंक्वायरी हो चाहे कुछ दिक्कत आ रहे हो पढ़ने में, तो आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। बोर्ड का नजदीक है, बोर्ड नीट का भी एग्जाम नजदीक है, 5 से 6 महीना है लगभग, मान के चलिए। नीट में तो अभी देरी है, नीट में आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड आपका नजदीक है तो मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।